अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मराकेश वशीसो मन महल कबलो च दिली जो लांग कियांची शुमारा सज्जी ननवशत कना उम्मीद कना कि शमे सोबे बिंदात चवशियंच बिता और दुआ कना कि अल्लाह पाक हमेशा शमे सोबे बिंदाता वशियंची खुशियंची वशी हालांची वशी ख्यालांची बिकम गोले चारू कम मर्ची कसानी गप्पी कि इंसान वती रवैयांची खास कर वती कारा ख़राब का या इंसान रवैया या कंचे ज़बान इरका के खामोशी तो का हम शोर शोर का अगुशी क्या ये दिले तो कच्ची लगी माँ अक्सर ही अंचे मर्दुम जीतगा कि कारे तो का बेबा या लोगे तो का बेबा या मैं फैमिली तो का बेबा बज़ाहिर तो आबाज मेहनत तो सर अंजाम देगे भले रवैया अंचु भी के दूमी मर्दों में दिलक रही वास्ता महर दोस्ती भी मोहब्बत भी तो आ महर दोस्ती और मोहब्बत को जा न को जा मारंची चिता भी बाज़ औकात ऑफिसरी तो का मारा एक ओहदाई मिली मारा एक अल्लाह पाक एक ओहदाई दा अल्लाह पाक अच्छे एक ओहदाई दा तो मारा भी अल्लाह पाक एक ओहदाई दा तो आ ओहदाई माँ गलत इस्तेमाल कनी माँ कमांड कनगा लगी माँ मर्दमाना तकरीबन जहनी अजियत दई माँ बार बार आइयारा इस साबित कनी कि मैं ओहदा चिक्कर खासी या मैं पर्सनैलिटी चिक्कर खासी अबे चाहिए कि माँ आयनी माँ शरी रवैया इरबिकनी माँ कुलीक्सी माँ ओवरी माँ गुआरी माँ ब्राती तो माँ शरी रवैया इरबिकनी या कि अखलाक ये सरा गप बिकनी परचा के मजदूर आखिर मजदूर है लेकिन लोगे तो का हम बाज़ औकात अंचुबी कि लोगे तो का अगर मारा लपा के एक हैसियत ही दाता समझो निशार हैसियत या मात हैसियत या गुआर अंची लाडली अच्छी लाडो की गुआर हैसियती कि लोगे तो का आइए सज्जी गप मनक बेबा तो आ भी कमांड कनगा लगी और ख़ास कर हमेशा मर्दों में एक अजीब एक फितरत है कि मर्दों जो हस्ती वती सरा मतलब मर्दों में ना दुनिया तो का हर्च मखलूक की माँ और बेखनी अगर जानवरा माँ ज़्यादा बिबंदे या ये ज़्यादा पिंजरा तो का बंद बेखनी चिड़चिड़ा भी परचा की कसियरा जहनी ग़ुलामियत पसंद नहीं फितरी तौर पे दुनियावी मखलूक आज़ादी और आज़ाद मखलूक का जहनी ग़ुलामियत बिल्कुल भी पसंद नहीं और माँ वती रवैया इंची अक्सर मर्दुमाना वती जहनंची जहल मतलब वती जहनी आयना आमादा करने के आमे हर्च गप्पी बेमन्नम खास कर मात पेट मर्ची बांधा ए गलतिया बाज कन गया चून के मर्ची बांधा कंचे दौरियत का के चुक कमो मजन भी आयरा अब आशूर भी यक वक्ती बिता या माँ कसान बितगी माँ चौक बितगी माँ अच्छा खासा एज तक चौक बितगी माँ मतलब एक मासूमियत ही बिता अरचबरी सच मनता द्रोग अंचु लगे था कि द्रोग दुनिया है तो कन अभी मात पिता का टगारी नक बितगी आज और चौक भी अंचु बितगा शायद मोबाइल फ़ोन ज़्यादा ना बिता शायद कम्युनिकेट ना बिता चागिर देग माँ चौकवती माहौल है तो का लैब ग्वाजी है तो का बिता मर्ची बांधा चौक लैब ग्वाजी तो का नया मर्ची बांधा चौक जो अस्सी एक सोशली दुनिया माँ हम रंचा एज ग्रुप ने इसती कसानी 4-10 साली चौक अगर गेम ले बाई तो 25 साल 26 साल बच्चे के माँ या जने के माँ गेम ले बाई अगर कम्युनिकेट कर गए तो एज वाइज दो यानी मैच नया आ मजनी या कसानी तो इशियन चीबी गए कि चौक जो थी कसानी चौक ये जल्द बाशऊर बह गया वक्ता गोश्त के चुक्कर मस्ती ना निकले चल समझो मैं माता अगर गैदरिंग को दूँ जाइना नहीं मैं तो कभी भी अंचु बिता कि मारा गैदरिंग अंची चेस्ट खुद के या मारा खास कर दावा खुद के तो एक गैदरिंग का शामिल भी न करें परचा के मस्तरी नहीं अपरा बोले मर्ची बांध नमा गेंद गई कि चौक कसानी चौक में वती लोग चुक्का मुक्षा मस्तरानी गप ज़्यादा कन गया तो खैर अमी चुक्का ना अगर रवैया चीज़ कमांड कनगा लगे या आयनी सरावती फैसला हावी कनगा लगे बेसरा हम अंचुबीता या के जी कहती चौकवती बीसरा फैसला हावी कनगा बिल्कुल नैली वती प्रोटेक्शना ज़रूर का परचा के दिमाग या अंची चीज़ें जब एक इंसानी शोर या गुस्सा या रोबे सरा गप का तो दिमाग में एक्टिव भी और आज वस्ती मारा अंची शुआ पास का कि माँ आयनी एक्शन टू रिएक्शन तो कभी आई मतलब माँ आयनी माँ सेम तासुरात सेम रवैया एक मगा पुत्रान बिकनी मरीता अक्सर कि अगर तंजिया गप का
तरह अचानक गुस्सा के देश में से तंज को तो भी तंजिया गप करने लगे तो ये रिप्लाई अमा पैम देगा लगे हालांकि ती इंटेंशन बिल्कुल भी न भी और यकी अगर गुस्सा चिका गप का हम वो कंट्रोल करने के बाद आखिरकार तो हम गुस्सा चिका गप करने लगे और यकी अगर कमांड का हुक्म दा तो हुक्म तामील करना चाहिए अभी तो यकदम वती ती दिमाग जस्ती तरह कंट्रोल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर ताकि तो जस्ती व तरह आई चीज जहाल मजे ये इंसानी निज़ाम ये एक बलाई सब्जेक्ट है भले अभी चाहिए सजी अबरानी के रवैया बाज 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 कारमर्ज इंसाने तासुरातानी या इंसाने दूमी इंसाने दिला एक जह पैदा करेंगे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मनामा बिगरी मैं पैगम्बर मनामा बिगरी पूरा आइए सजना ची मज़े चीज़ बिता इखलाक ची चीज़ पेशदारी रवैया ती रवैया पेशदारी के ती इखलाक ती तरबियत चाहिए अक्सर मान चुकनी कि मैं मेहमान का आया तो मैं रवैया आया नहीं अगर मैं मारा मेहमान आंगू दिलगरानी अगर माँ मेहमान आंगू कम वो दिलगरानी या कभी कोई कपितरानी बिता तो मैं रवैया बदलवा मैं कपे लहजा बदल भी मैं तासुरात बदलवा साफ जाहिर भी कि मारा ये लोग आए वशने बिता जबकि इस्लामी तौर पर अगर बेचाए मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग तो दुश्मनाना हम एक वेलकमिंग रवैया मतलब एक खुश आमदीद रवैया दिल पची रवैया खुश आमदीद होता या जब मेहमान लोग काया मैं कमाशा में गुश्ता कि मेहमान जो अस्ती चाहे दुश्मन भी जब क्या मेहमान है शक्ल तो का कहती तो आइए एक रिस्पेक्ट भी एक इज्जत भी तो खैर अबर हमशे के सजीरन ची मजरी चीज़ इखलाक और इखलाक जो अस्ती ज़ाहिर भी थी रवैया तो का तो रवैया या वती अक्सर शर्मिकने चाहे मैं जो जगह का रही चाहे मैं जब वती लोग गई चाहे मारा एक ओहदा ही मिल लेता चाहे अल्लाह पाक का मारा एक ऑफिस ही तुका एक लोग ही तुका एक ओहदा ही दाता भले बैदी के माँ वती तासुराता ना होती रवैया ना होती लहजा रा दूमी मर्दमानी माँ बेहतरीन बतनी मैं अक्सर मर्दों को शाम शायद ऑफिस से गप्पा करना अक्सर मर्दों को कि आम ऐसा रोप चलानी फ़लाम ऐसा रोप चलानी तो यक्की अबरी कि यक अगर मैं इदारा तो वह कार रही तो मैं नौकरी चाहे सॉरी मना को लगा भी कितना चाहे मन होस्टियाँ चाहे यकी स्वीपरी चाहे यकी वार्डरोबे बच की चाहे यकी किचन वाले लेकिन मसजी नौकरी करेंगे या कमाउंट ज़ीरे होती मेहनत करें आ मेहनत शक्ल अलग अलग ना मन इदा निंदा मेहनत करना आउदा कार करना मेहनत करना मैं पैनल सरा बचे जो अस्ती बिहाइंड द स्क्रीन एक मजनी कारी भी आई है तो का मेहनत करना तो अर्ची वती वती मेहनत ही भले चाहे माँ मैनेजरी चाहे माँ कुजाम हम मतलब अब डिपार्ट तू कई भले अस्ति व नौकरी पर चक वो नौकरी करनी सजननी ओहदा यक की तो बैदे के मैं यक दुमी रिस्पेक्ट बेकनी बैदी में यक दुमी मशरी सर का पुत्रान बेकनी बैदी में यक दुमी कमांड मखनी भले दोस्ती बेकनी और बैदी मावती ओहदा पे संभाली जहन नशीन बेकनी बुरवी और ख़ास कर लोगे तो का चाहे माँ माते चाहे माँ पिते चाहे माँ ब्राते चाहे माँ ग्वारी माँ यक फ़र्द लोगे फैमिली मेम्बर ही तो बैदे की माँ फैमिली मेम्बर रहा वती वती जगह यार रिस्पेक्ट भी और इज्जत एक अंची चीज़ से गोली चारों का कि देगांची बाज मिली गेशांची गेश मिली जब मैं कसी रिस्पेक्ट दई तो दूमी मर्दम जो अस्ती सॉरी मनी मर्ची वाकई में तबीयत सही नहीं मना फ्लू है कितना मना अस्ती वैसे मौसम उतर वैदे बच्चा नहीं माँ माँ मोतर बास कोशिश को बच्चे नगे लेकिन खैर तब मनी लोगे तो का पोतर तो खास कर मना गुश्ते मालिका मर्ची मत करती मेहमान हो तो वेलकम भूषण मेहमान वेलकम में तो मत तपारा भी वेलकम को तो बिल्कुल भी जान आवेगी कि मैं तपिया या मनारा को लगा या पशंका कितना लेकिन बिल्कुल मनस्तंग तो मनारा को मैं बर्दाश्त बिकने मर्ची तो खैर गपुत्रान हमेशा कि भाई माँ कोजाम हम ओहदा तू कई माँ कोजाम हम पिड़े तू कई माँ कोजाम हम फैमिली मेम्बरी माँ एक दूमी रिस्पेक्ट अल्लाह माँ बेकनी माँ एक दूमी माँ तासुरात होती रवैया या वती इखलाक का बेहतरीन बेकनी चाहिए कि इखलाक के कंची चीज़ें की तरफ फैमिली मेम्बर जोड़ का और अमूदा तो गेश चिगेश दिला जाह कने मर्दमानी अमूदा कार है तो कहीं एक अलग ही मज़ा ही कहते तो बैदे की मार जगह बुरवी बाज़ इंजॉय बेकनी होती ट्यूशन थी के वती जिम्मेदारियाँ पीलो बेकनी और बाज़ इंजॉय बेकनी होती कारा बेकनी एक कसानी टॉपिक या कसानी एक पुत्रानी या मर्ची में लोग मरागिशा अल्लामा मेहमान हस्ता मर्ची में गप कनी ख़ास
मैकरा जो मेहमान आया नहीं बाबता माँ कमो रंदा गोशा सोशल एक्टिविस्ट एकर गोशा भले कराची चे हम ग्रंच नया एक कमो कराची चे डन्ने का और माँ चारी के कराची चे डन्ना हम ची कार मर्ज बैगे ची प्रॉब्लम्स आची जज्जालियाँ खास कर आयना आयनी वगा पुत्रान कनी कमो मसला मसाइल नहीं बावरे गप कनी प्रोग्राम अल्लमा बेचारता भले ईशंची पेशा में जीरी कसानी ब्रेकी मन चावरा कमो शो अभी चावरे कमो जीरी कसानी ब्रेकी पता साड़ी भी मैं गोम बितला वशत के गुली चारू का ब्रेकन जी सारी चुकी मगर पुत्रान कर गए थे खास कर रवैया नहीं का पुत्रान कर गए थे अखलाक का पुत्रान कर गए थे बैठ के माँ तरह और फिक्र बिकनी कि माँ अगर चागिर तो कोई एक चीज़ जिम्मेदारी ज़रूरत था तो आइया शरी से ची बिकनी खैर मैं मरागी से गप्पा को अल्लाह मैं वहाँ मर्ची मेहमान साड़ियाँ और ये हम सोशल एक्टिविस्ट हैं तो भी यंग सोशल एक्टिविस्ट हैं एक मतलब बाज़ कसान साला नोकी नोकी कार कन्या और यंची अबीद माशरे बारे चागिरदे बारे मर्ची पला गपुतान कनी मैं सजनाची मजनी टॉपिक मतलब बिज़ा के सजनाची मजनी सरहाली मर्चा चागिरदे मैं चागिरदे तो का मैं मुल्क तो का मैं माशरे तो का खास कर मैं सिस्टम है तो का जो खराबी बह गया जो चीज़ बह गया जो जंजाली बह गया खास कर आया हमारा रबाज एक टेंशन है एक चीज़ी आमाज को इसी बात तक गप कनी और ईशंची अभी बाज़ी आइडियाज़ बाज़ी चीज़ा जो अमा इदारे सरंची घुमाई हम ग्रंच आवाजा तो मैं मसलन तीसरा जो अस्ती हमरा तारी कन की इसरार तू नहीं हो जो सोशल एक्टिविस्ट है और फाउंडरी द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप प्रोनाउंस करेंगे हमारा बास मसला बेगी और दूमी में मेहमान जो हमरा दारी करेंगे या खुबैब जई यंग सोशल एक्टिविस्ट है और फाउंडरी अच्छा इशिया के इदारे नामी आओ मिलकर माशरा सुधारे ये फाउंडरी मतलब आइए बिंदात कनो की मर्ची सबसे पहले तो ये आओ मिलकर माशरा सुधारें इसके बारे में थोड़ी सी बता दें फिर हम इसरार साहब के साथ पास भी चलते हैं जी। सबसे पहले मैं विश टीवी का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से हमें पैगाम कन्वे के लिए जो है ना फराम किया। तो दरअसल जब से हम छोटे थे जब जवानी का दौर शुरू हुआ तो तमाम मसाइल देखे बड़ी गौर व फिक्र के साथ, फिर एक तरबियत वाला माहौल था घराने का, फिर तालीमी दरसगाहें अच्छी मिली तो उसके बाद ये फ़िक्र पैदा हुई कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ मौजूद है और हम जिस भी शख्स से ये बात कहते हैं कि भाई आप माशरे में क्या मसला है तो हज़ारों सवालात खड़े हो जाते हैं, ये मसला है, लेकिन जब दूसरा अहम सवाल किया जाता है कि आपने इस बिगाड़ को सुधारने के लिए क्या किया तो सब खामोश हो जाते हैं। तो लोगों के अंदर ये शऊर नहीं है कि वो बिगाड़ के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया। मतलब अक्सर हम गवर्नमेंट पे हुकूमत पे जो है इल्ज़ाम तराशी करते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि इंसान बज़ाते खुद भी इस माशरे का मतलब बिल्कुल ज़िम्मेवार है। बिल्कुल, देखें अगर किसी सतह के ऊपर हुक्मरानों की गलतियाँ तो किसी सतह पे हमारी आम आवाम की भी गलतियाँ तो कौम तो ऐसी बनती है। तो ये बहुत बड़ी सोच है और ख़ासकर एक फ़र्दी सोच है और एक फ़र्द को उसको सही डायरेक्शन दिखाने के लिए तो हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन अब इसरार साहब के पास चलते हैं वो इनके इदारे के बारे में। मैं इतना फंबल हो रही हूँ, असल में बात ये है बलोची प्रोग्राम, आपसे बात करें उर्दू में तो यहाँ ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जी आप बताएं थोड़ा सा। जी थैंक यू वेरी मच। वश टीवी का बहुत मशकूर हैं कि जी उन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया है कि हम अपने आइडियाज़ शेयर करें एंड वेरी नाइस मीट यू आल्सो। द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है दिस मेड इन क्राइसिस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने कोविड-19 से बस थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट किया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने कोई 3000 प्लस नौजवानों को फैसिलिटेट कर चुके हैं माशाल्लाह। और उसमें कराची भी है, उसमें हैदराबाद भी है, सांगढ़ भी है, मीरपुर खास भी है, टंडो अलैयार भी है और नवाबशाह भी है, नौशहर फ़िरोज़ भी है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर चुके हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेसिकली अबाउट द बिजनेसेस, स्टार्टअप्स। और जो हम चाहते हैं वो चाहते हैं कि जी जो नौजवान हैं वो बजाय कि नौकरी की तरफ जाएँ वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ
और अपना जो माइंडसेट है वो एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट बनाएं। अगर कहीं पर नौकरी भी करें तो वो सिर्फ वो नौकरी की हद तक ना करें, लेकिन उसको एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के तरफ जाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को ग्रो कर सकें। ये बहुत अच्छी बात है, और ख़ासकर मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ नौकर बनाने के लिए, और ये सच है। अगर हम डॉक्टर भी बनाते हैं तो हम कहेंगे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जो है इसको नौकरी मिलेगी, अगर हम इंजीनियर बनाते तो अच्छे से फैक्ट्री में इसको नौकरी मिलेगी। सिर्फ नौकर बनाने के लिए हम अपने बच्चे को इतना प्रेशराइज करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकता है, जो कि हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम देखिए कि पाकिस्तान में बहुत सी कौमें हैं जो अपने बच्चों को बिज़नेस की तरफ राग़िब करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर बचपन में बिज़नेस की तरफ राग़िब करते हैं। तो आपको ये ख्याल कैसे आया? जी, मैं जहाँ पर नौकरी करता था तो मैंने उसको अपना इदारा समझ के नौकरी किया जी। लेकिन एक स्टेज आया जहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नौकरी है ठीक है। तो हमारे यहाँ सिंधी में कहते हैं उत्तम खेती नीच नौकरी वधंदड़ व्यापार, मतलब उभरता हुआ व्यापार होता है, हमेशा नौकरी जो होती है वो नीच होती है। इसी माइंडसेट को जहन में रखते हुए हमने इस इदारे को बनाया, और हमने कहा कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि अपना होना चाहिए, अपने ड्रीम्स होने चाहिए, और उसको हमने बिल्कुल बड़े लेवल पे प्रमोट करना है, इवन हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना। अभी मैं आपको बताना भूल गया कि हम इंटरनेशनली भी प्रोग्राम कर चुके हैं, जिसमें हमारे पास जितने भी रिसोर्स पर्सन है वो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हमारे पास है। तो नौजवानों के लिए हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये था कि हम नौजवानों को ये बताएं ताकि वो कारोबार की तरफ जाएं। तो इसीलिए हमारे पास जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने मॉडल रखा वो एंटरप्रेन्योरल मॉडल रखा, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। मिसाल के तौर पर किसी के पास बिजनेस आइडिया आ गया, वो हमें कहता है कि जी मेरे पास ना स्पेस है, ना पैसे हैं, ना ट्रेनिंग है। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शुरू में एक हमारा मुआहदा साइन हुआ, और कामयाब जवान प्रोग्राम जो पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में शुरू हुआ, उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया। उसमें हमने 50 नौजवानों को सप्लाई चेन मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग कराई। 50 नौजवानों को, ये मतलब एक स्टार्टिंग है? हाँ जी, वो ये 6 मंथ्स का कोई प्रोग्राम था। उसमें हमारे पास जो कामयाबी रही वो 80% लोग जो है वो कहीं ना कहीं किसी जॉब में, किसी बिजनेस में निकल आए। कोई 9 स्टार्टअप्स हमारे अभी तक निकल चुके हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे ही सेकेंड फेज़ शुरू हुआ तो वो टोटली डिजिटल था। मिसाल के तौर पर हमने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ट्रेनिंग कराना शुरू कर दी, वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर ट्रेनिंग कराना शुरू कर दी, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक और फेज़ आ गया हमारे पास। तो इस तरह से फिर हमने बहुत सारी चीज़ें करते गए। फिर आप कहेंगे जी आपने तो ये पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सारा कुछ किया है, अनपढ़ या जो कम पढ़े लिखे उनके लिए आपने क्या किया? तो उनके लिए हमने चूँकि 2 किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, एक होते हैं वोकेशनल और दूसरी होती है टेक्निकल। अब नौजवानों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हम डिग्री करके वापस चले जाएं, कहीं ना कहीं हमें वाइट कलर जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वाइट कलर जॉब भी है अगर आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक हैं तो दैट्स वंडरफुल, और आप ग्लोबली काम कर सकते हैं, जो आजकल का दौर है। और अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, खाली डिग्री आपके पास है, आपको आता कुछ नहीं है, तो फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने नौजवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग दी। टेक्निकल से मुराद ये कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स कहते हैं। और जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बिंग हो गया, टेलरिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, या एम्ब्रॉयडरी का काम हो गया, तो इसको हम वोकेशनल कोर्सेज कहते हैं। तो इस तरह से हमने कोई 500 ट्रेनिंग जो है वो आइडेंटिफाई करके रखी है नौजवानों के लिए। बात करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि खासकर एनजीओज़ का, अगर जो प्राइवेट अपने बलबूते पे जो बगैर कोई वसाइल के, आप लोगों को शाबाश है कि आप इतना सोचते हो माशरे के लिए। हम लोग तो बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, आप लोग काम कर जाते हो। तो अक्सर अगर मैं आपकी बात करूँ तो मिलकर जो माशरा सुधारने की बात होती है, तो जाहिर बात है आप जब किसी फ़र्द के पास जाते हैं तो पहले तो आप उसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भाई आपके ये मसाइल हैं, चाहे मेरा मोहल्ला ही क्यों ना हो। अगर मैं खड़ी होकर अपने मोहल्ले की ही बुराइयां शुरू कर दूं लोगों की, तो सारे मुझ पर पहले आएंगे कि ये तो नया बंदा आ गया भाई हमें बातें सुनाने वाला। क्योंकि हम अक्सर जो है अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए गवर्नमेंट पे सारा मलबा डाल देते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं? या कभी ऐसा हुआ है कि तनकीद करते करते आप ही निशाना बन गए हो?
ऐसा बाज़-औक़ात होता रहता है जी। और जब इतना बड़ा विज़न होता है तो बहुत सारी तनकीद भी सहनी पड़ती है। जी, दरअसल हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें तनकीद करनी नहीं आती। नहीं आती। तनकीद का तरीका भी ऐसा अगर हो तो सामने वाले फ़र्द को हम कायल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मसला सिर्फ ये है कि हमारा दस्तक देना मसला नहीं है, दरवाज़ा तोड़ना मसला है, जिसकी वजह से लोग जो है ना मज़ीद इंतशार का शिकार होते हैं। वो इस्लाह फिर इस्लाह नहीं रहती बल्कि फ़साद की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो इसी वजह से जो है ना हम बड़े एहसन तरीके से, हमारा एक पॉइंट है जिसके अंदर हम लोगों की यही तरबियत करते हैं कि आपने जो भी मसला उठाना है उसको तनकीद बराए इस्लाह के उन्वान से उठाना है, इतने एहसन अंदाज के साथ कि सामने वाले को महसूस हो, उसको एहसास हो उस गलती का, ना कि वो आपसे लड़ पड़े। अच्छा, मैं अभी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी यही बात करी थी कि रवैया जो है वो बहुत कारआमद होता है किसी भी चीज़ के लिए। ये साइंटिफिकली अगर मेडिकली हम देखें तो जो रेज आते हैं, मेरे अब्बू कहते थे कि जो दिमाग से शुआएं पास होती दूसरे दिमाग पे तो दो रिएक्शन होता है। अब वो रिएक्शन मैं कैसे लेती हूँ? गुस्से से लेती हूँ। अगर मैं गुस्सा करूँगी तो आपको गुस्सा आएगा, अगर मैं प्यार से बात करूँगी तो आप भी उसी लहजे से मुझसे मुखातिब होंगे। तो ये बड़ा काम करता है जो कि आजकल के लोगों को अक्सर नहीं मालूम। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं तो आप अगर इंसानों की तरफ देखें तो वो बेज़मीर बेएहसास होते जा रहे हैं ना, हम हैवानियत की तरफ जा रहे हैं दरअसल। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं कि अगर इस तरह चलता रहा कि हम हैवानियत की तरफ दौड़ते चले गए, तरक्की भी होती जा रही है, जिद्दत मज़ीद आती जा रही है, लेकिन हमारे अंदर वो हैवानियत का जो रेशो है वो भी बढ़ता जा रहा है। हम उस पर कैसे कंट्रोल करें? हम इंसानियत की बात तो बहुत कर लें, लेकिन अगर हमारे दिलों में एहसास ना हो, ज़मीर ना हो, तो फिर हम भला कैसे मुआशरे को सर्वाइव कर सकते हैं? साहब, माज़रत के साथ हमारी इंसानियत ट्रैफिक में ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल, हमारी इंसानियत रास्ते में ख़त्म हो जाती है। अगर हम बाइक पे हैं, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, या हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम बसों में भी सवारी कर रहे हैं तो हमारी इंसानियत वही ख़त्म हो जाती है। हम इतने खुदगर्ज कौम बन चुके हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि फ़र्दी तौर पे हम पाकिस्तानी सारे इस चीज़ को मान लें, तस्लीम कर लें कि हम में इंसानियत बिल्कुल नहीं है, और हम में, छोटे बच्चों में भी नहीं है आजकल। मैं कभी कभी सोचती हूँ इस माशरे के बारे में, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी करप्ट हो चुके हैं। मैं अपने घर में मैं सच बता रही हूँ, मैं अक्सर लोगों के से ये बात करती हूँ। हमारे बच्चे आजकल आते हैं पेपर देके तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अम्मा टीचर ने चीटिंग करने की इजाज़त दी। और अम्मा कहती है, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, टीचर ने चीटिंग करने की। अम्मा के लिए फ़ख्र की बात होती कि बच्चा चीटिंग करके आ गया। मतलब हम बचपन में ही उसको पढ़ाई में ही करप्शन सिखा रहे होते हैं। तो हम किस माशरे में, कहाँ की बात कर रहे हैं? जब हमारी यूथ ही ऐसी हो रही है तो कभी कोशिश की कि अपनी यूथ को ये समझाओ कि भाई आपका बेसिक जो आपकी पहली सीढ़ी ही है वो ही आप तोड़ रहे हो आगे जाने के लिए। जी हाँ, इस पर भी हम अल्लाह का फजल से है ना एजुकेशन पे काम करते हैं। तकरीबन कोई 15 से 20 हमारे पास टीचर्स मौजूद हैं जिनका काम ही ये है कि वो बच्चों की ये तरबियत करते हैं कि आपने नकल नहीं करनी, आपने हुस्न अखलाक से पेश आना है। मतलब वो चीज़ें जो इंसानी शख्सियत में एक बेहतरीन किरदार जिनका है, लेकिन हमने महज डिग्रियों को सब कुछ समझ लिया। आज का बच्चा माँ बाप के हाथ में नहीं है, माशरे के हाथ में नहीं है, वो किसी के लिए ना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। और ये हम बच्चे हमारे फ्यूचर है। हम कल भी डैडी साहब से यही बात कर रहे थे। डैडी ना, मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक तो टोनियो डैडी, सॉरी मैं बलोच हूँ तो आप मेरे भी काफ़ी मेरे ऐसे सरनेम है, लक़ब है जो आप नहीं ले सकते। अब मेरा ये है शहदाद जी, कोई हमें कहता है कि मैंगल जी। अब मैंगल इंग्लिश में कोई और अल्फाज है, उर्दू में कोई और अल्फाज है। तो खैर, अगर पढ़ाई की एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान बदकिस्मती से एजुकेशन का बजट ही पाकिस्तान में बहुत कम है। यानी कि गवर्नमेंट की तो बात ही ना करें, वहाँ की एजुकेशन तो ऐसी अजीब सी, हालांकि क्वालिफाइड टीचर है। अगर हम देखें गवर्नमेंट की टीचर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर है, लेकिन अगर हम देखें वही टीचर अपना काम नहीं सर अंजाम दे रही होती। तो क्या कहते हैं, एजुकेशन पे भी आप लोग काम कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली। हमारा तो चूँकि जो SDG नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, तो हमारा बेसिकली काम यही है। जब MDGs आए थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो उस टाइम हमारे पास बेसिक प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था। अब हमारा क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस। क्वालिटी एजुकेशन से मुराद ये है कि आप शुरू से प्राइमरी से लेकर जब तक वो बंदा मुआशरे का एक मुनफर्द और फ़ायदामंद इंसान नहीं बनता, तब तक आप उसका हाथ नहीं छोड़ सकते, उस नौजवान का आप हाथ नहीं छोड़ सकते।
जैसे आपने कहा कि जी हमारा मुआशरा करप्ट हो चुका है, चूँकि सिस्टम्स ऐसे बनाए गए और हमें मजबूर किया गया कि हम सारे के सारे करप्शन की तरफ दौड़ पड़े। मतलब हम में से हर बंदा किसी ना किसी तरह से मोरली या फाइनेंशियली करप्ट है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ने हमें एक दफ़ा मीटिंग के लिए बुला लिया, बल्कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने, और उन्होंने कहा कि जी कोविड-19 का डेटा जो है ना हमारे पास इंटर्ड नहीं है और हम बड़े परेशान हैं कि क्या करें इस रात। तो हमने कहा कि जी हम अपना पूरा सेटअप आपको देते हैं, आप सिर्फ ये बताएं कि नौजवानों को क्या देंगे। तो उन्होंने कहा जी 600 रुपये हम नौजवानों को देंगे और साथ में जो है वो खाना भी देंगे। चलें, खाना तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से करके दे रहे थे हमें, और हमने अगले दिन 90 नौजवान उनको वेल प्रिपेयर्ड दे दिए कि जी आप ये लोग काम करेंगे। 1 महीने में 10 लाख लोगों का डेटा इंटर हो गया और हमने 25 लाख का काम उनको फ्री में करके दिया। और जब बच्चों को पैसे देने की बात आई तो उन्होंने कहा जी अगले दिन देते हैं, अगले दिन देते हैं, अगले दिन। 7 महीने गुजर गए। अब वो जो नौजवान है वो तो उसके पास क्या रेपुटेशन रह गई, या वो जो इतने क्राइसिस से गुजर रहा है उसको हम क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल तो पेरेंट्स को ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की जो मतलब हमारे मैं अपने माँ बाप का नाम लूँ तो जब हम घर का खाना नहीं खाते थे तो एक सज़ा मिलती थी। हालांकि मैं लाडली थी, एक ही बेटी हूँ तो लाडली थी, तो सज़ा मिलती थी, पूरा दिन इसको खाना नहीं मिलेगा। मजबूर किया जाता था कि भाई दाल बने, कुछ भी बने, खाना घर का खाना है। आजकल हम देखें कि बच्चे जो है घर का खाना खाते ही नहीं है, और माँ बाप कहते हैं तो घर का खाना खाता ही नहीं है। मतलब उसको ना सज़ा मिलती है, और माँ बाप, मैं अपने घर में अक्सर ये बात करती हूँ कि हाँ आप लोग ये माँ बाप बन चुके हैं, आप लोग उनकी औलादें हैं। मतलब उन्होंने जैसे होके एहसान किया हुआ है अपने माँ बाप पर, तो ये क्या माँ बाप को भी एजुकेट वाकई होना चाहिए या उनकी तरबियत ज़्यादा होनी चाहिए? बिल्कुल, देखें अगर हम इस्लाम की रूह से देखें तो वालिदा जो है माँ की गोद पहली दरसगाह है। अगर वो दरसगाह बिल्कुल खाली होगी तो फिर बच्चे की क्या तरबियत होगी। और असल जो है ना, अगर आप साइंटिफिकली रिसर्च पढ़ें तो उसके अंदर ये कि 65% जो इब्तिदाई जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो माँ की गोद और बाप के जो है ना मोहब्बत से होती है। आप कितनी उसको किताबें पढ़ा लें, उसके दिल में वो तमाम चीज़ें नहीं उतरेंगी जो उसकी वालिदा समझा सकती है, जो उसके वालिद समझा सकते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि 7 साल तक आप बच्चे की जैसी तरबियत करेंगे, आगे जाके वो बच्चा उसी तरबियत को आगे लेके जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो 7 साल तक वो कहाँ रहता है, माँ की गोद में या बाप के पास। ऐसे माँ बाप की जो एक मजमूई तौर पे उनकी तरबियत होती है वो 7 साल के बच्चे तक की, मतलब उसके बाद वो इस चीज़ को डेवलप करता है, वो अपने बिल्डअप करते हैं अपने अंदर। तो ये बात भी सच है कहीं ना कहीं आके कि हम बचपन में ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दें, जो कि हम अक्सर नहीं करते। बिल्कुल, हमें बचपन में ही करनी चाहिए। देखें ना, आजकल का बच्चा जो है ना उसकी तरबियत कार्टून कर रहे हैं, वो बिल्कुल कार्टून वाली हरकतें कर रहे हैं। कार्टून वाले थे वैसे असल में आपके दौर में और इस दौर के अंदर बड़ा फ़र्क है। बच्चों की आप हरकत व सकनात देखें, बच्चे ने गले पे छुरी फेर के ख़ुद को मार लिया, ऐसी अक्सर हमें ख़बरें सुनने को मिलती हैं। वो सारा कहाँ से उनको दिमाग में आता है? वही स्क्रीनिंग वो देख रहे होते हैं, उससे फिर कर जाते हैं। वही जो है ना पबजी खेलते खेलते बच्चा जो है ना इस तरह जो है ना वो जहन साजी हो रही है बच्चों की लाशऊरी तौर पर, और वालिदैन इस बात से बेखबर हैं और कभी भी उन्हें किसी बड़े मसैब का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आप अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला क्यों करवा देते? इतना फ़ीस देना, इतना अमाउंट देना, मर्द बेचारा काम कर करके थक गया, माँ घर में बच्चे की तरबियत नहीं करी। मेरे भाई जो है वो बाहर है, ख़ासकर बलोचों के जो मर्द हजरात है वो बाहर काम करते हैं, यहाँ पे फैमिली संभाल रही होती है बच्चों को, तो माएँ तरबियत नहीं कर पाती। तो फ़ायदा क्या है इतने महंगे स्कूलों में जाके अपने बच्चे की एडमिशन करवाना जब आप तरबियत ही नहीं कर रहे हो घर में? दरअसल मसला ये है कि हमने ना अपना बोझ उतार के ना दूसरों के कंधों पे रखना शुरू कर दिया है, और हम ये समझ रहे हैं कि हम ज़्यादा पैसे खर्च करके है ना वो बोझ है ना हम मुकम्मल कर सकते हैं, वो कमी पूरी कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर माशरे का हर फर्द, अगर माँ अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, बाप अपनी ज़िम्मेदारी निभाए, तो हमारा माशरा बहुत इस्तेकाम वाला हो जाएगा। बिल्कुल। और बच्चों की तरबियत अच्छी, सोसाइटी का माहौल अच्छा। लेकिन अगर जैसे कि आपने बात की कि हम नौकर बनाने के लिए तो उसको पढ़ाते हैं, जब आपने ऐसी जहन साजी के साथ उसने पढ़ाना है तो उसने क्या आपको इजाज़त करके देनी है? उसके दिमाग में तो यही है कि कोई 25,000 24,000 की नौकरी लग जाए, मेरी ज़िंदगी सेट है। नौकरी की स्टार्टिंग तो यही है। अच्छा खुबैब साहब, आप बताएं कि आपने जब स्टार्टिंग की तो आपका मेन मौक़िफ़ क्या था?
यहीं के माशरे को सुधारो या नहीं, घर घर जाके जो है अवेयर करना लोगों को किस चीज़ पे, किस मामले पे, मतलब बेसिक आपका जो टॉपिक था वो क्या था? देखें, मैं दरअसल ना सिंध यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ, तो मैं जब यूनिवर्सिटी का माहौल देखा करता था और फिर हमारी फ़ीस की कलेक्शन भी होती है पॉइंट्स की, और पॉइंट्स की हालत ऐसी है कि यूँ समझें कि बंदा यूँ कहता है कि यार हम शहीद हो जाएंगे रास्ते में ही। तो इस तरह का जब हम माहौल देखते हैं कि एक तरबियत गाह के अंदर हम जा रहे हैं और उसका सफ़र इतना दुश्वार है और हम उसकी कॉस्ट उसको पे कर रहे हैं, उसके बाद हम एक जिहाद कर रहे हैं इतना बड़ा। एक तो हम 2 घंटे का सफ़र कर रहे हैं और खड़े होके जा रहे हैं, खड़े होके आ रहे हैं, पॉइंट में इतना रश। जब हमारी तरबियत करने वाले इदारे हमें फैसिलिटेट नहीं कर सकते, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो एक अनपढ़ जाहिल बंदा क्या फैसिलिटेट करेगा? तो इस बात असल में हमें तालीम की ज़रूरत बहुत कम है, हमें ज़्यादातर जो है ना तरबियत की ज़रूरत है। 70 साल हो गए इस कौम को बने हुए, बल्कि 7 दहाइयों से भी ज़्यादा। अब तक हमारी कौम की कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं गुजरा जिसने हमारी तरबियत के बारे में सोचा। अक्सर हमें लोग अलग कर देते हैं एक दूसरे से, हुक्मरानों का तो काम यही है। मैं कहती हूँ वो मेरा लीडर होगा जो हम सबको एक मुश्त करेगा, जो कहेगा कि भाई सिर्फ सब पाकिस्तानी है, कोई सिंधी नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई बलोच नहीं, कोई पठान नहीं, सब पाकिस्तानी है, वो मेरा अपना लीडर होगा। खैर ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, लेकिन यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक गोली चारू का पादा पंबल बह गया जीरी कसानी ब्रेक की पर साड़ी भी देमौती का पुत्राना करी मैं गोम बेता। वशत के गुली चारू का ब्रेकन सारे चुकी मैं चागिरते बारे गप्पा थी, चागिरती आड़ू जंजाली बारे गप्पा थी, वाजे बादशाही गप्पिको की प्रैक्टिकली चीज़ें तो तरबियत भी मैं चागिर तरह बात ज़रूरी है। और ख़ासकर माँ खुबैब साहबारा जुस्कना नसम जी माँ आपने सिर्फ खुबैब ही समझा होगा, है ना। ख़ासकर मैं इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने अपने बारे में जब लिखा है तो बताया कि भाई नशे आवर जो लोग हैं उनको भी काउंसलिंग करते हैं ये, तो क्या वो हो जाते हैं, मतलब वो मान जाते हैं कि नहीं नशा नहीं करना है, या वाकई में उनके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनके लिए तरबियत की ज़रूरत है, या किसी इदारे की ज़रूरत है? दरअसल मसला ऐसा है कि कोई भी चीज़ की वजह होती है। अगर नौजवान नशा भी कर रहा है तो उसकी भी वजह है ना कोई। बिल्कुल। तो हम उससे अटैचमेंट करते हैं, मतलब मुख्तलिफ ढाबों पे हम इसी तरह के लोगों से मुलाकात करते हैं और मिलकर उनकी वजह जानने की कोशिश करते हैं, और जब वजह मालूम होती है तो उसकी वजह को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो तवज्जो की सिर्फ ज़रूरत होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम एक नशई था, चर्च पीता था बंदा, तो हमने उसको देखा, होटल पे हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आए मेरे साथ चाय पिए। वो खाना खाया उसने, फिर चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने कहा आप ये क्यों करते हैं नशा? तो उसने बोला छोड़ो यार इस बात को रहने दो। मैंने बोला नहीं आप बताएं, आप मेरे भाई हैं, अब मैं आपको इस तरह नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो वेल ड्रेस हों, इस तरह ना हो। नशा, आप जवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं मुल्क व मिल्लत के लिए, अपने लिए, तो आप क्यों इस तरह जो है ना ज़ाया हो रहा है? तो उन्होंने कहा दरअसल मेरा ताल्लुक़ नवाबशाह से था और मुझे ना एक लड़की से मोहब्बत थी, और फिर जो है ना मैंने उससे शादी कर ली। अब हमारे दोनों कबाइल के अंदर ये मसला आ गया कि अगर हमने शादी कर ली, वो लड़का मिले तो आप उसको मार दें, लड़की मिले तो आप उसको मार दें। फिर अल्लाह ने मुझे औलाद दी, बेटी हुई, फिर अल्लाह ने बेटी और बीवी दोनों को मुझसे ले लिया। अब मैं गाँव जाऊँगा तो मारा जाऊँगा, मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। तो ये बहुत सारे देखें, अगरचे उनके जो कबीले के लोग थे वो ये फैसला नहीं करते और वो रिटर्न प्रोसेस के अंदर जा सकता होता तो कभी भी वो ये काम नहीं करता। अच्छा, अगर नशे की बात करें तो छोटे छोटे बच्चों को तो कोई टेंशन नहीं है भाई, माँ बाप सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं घर में। मतलब एक होता है कि एक ज़माना था जब मैट्रिक क्लास में आते ही बच्चे को काम करना ज़रूरी था। अब तो बच्चा इंटर नहीं, ग्रेजुएशन में भी होता है, वो काम नहीं कर रहा होता, वो खा रहा होता है घर में बैठ के। लेकिन जब वो खा रहा होता है तो वो मतलब वही बात है कि वो नशे में भी पड़ जाता है, गलत फेल में भी पड़ जाता है। तो कभी उन लोगों को काउंसलिंग करने की कोशिश की जो इतनी आसानी से भाई नशा प्रोवाइड कर रहे हैं?
बिल्कुल, हम उनके बारे में क्या नौजवानों के साथ भी मिलते हैं और जी। बेसिकली ज़्यादातर यूथ पे ही हमारा काम है। जी तो देखें, मसला ये होता है कि नौजवानों के पास बिल्कुल ठीक है कि वो अपने वालिद से लेकर ही खा रहे होते हैं, उन पर कोई दबाव भी नहीं होता, लेकिन एक सोहबत का असर भी होता है। वो जिन लोगों में रह रहे होते हैं उनसे मुतासिर होते हैं, या फिर आजकल ना एक स्टेटस वाला कल्चर है कि अगर कोई शीशा पी रहा है तो वो अपनी स्नैप बना के लगा रहा होता है और सब उसको आइडियलाइज कर रहे होते हैं। तो वो बच्चा लाशऊरी तौर पर इसलिए नहीं कर रहा होता कि वो नशे का आदी है, वो इसलिए कर रहा होता है कि ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, हमने माशरती तौर पे इन चीज़ों को अलाउ किया हुआ है, ये बहुत गलत बात है। और इसके अलावा मैं अगर ये कहूँ कि एक बच्चा जब नशे में पड़ जाता है, तो एक दौर था तो वहाँ पे बच्चों को मैट्रिक क्लास के बाद ही लड़के को खासकर वो मशगूल कर देते थे, जिम्मेदारी दे देते थे माँ बाप। वो इतना जिम्मेदार हो जाता था कि वो गैदरिंग, दोस्ती, यारी छोड़ के वो सिर्फ घर को संभाल रहा होता था। तो वो अगर वो बच्चे आज बड़े हो गए तो जिम्मेदार फ़र्द हो गए, पाकिस्तानी या हो का हो या घर की जिम्मेदारी का हो या माशरती जिम्मेदारी को। लेकिन आजकल के बच्चों को ये, जैसे कि आपने कहा कि एक बिजनेस मैनेजमेंट है, वो थ्योरिकली समझाते हैं, प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो आजकल के बच्चों को यही चीज़ जो है वो नहीं तरबियत की जाती शायद। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमारे जो यूथ है जो कि रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में रहती हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाहिए। और जो हमारे पास एक क्लास बन गया ना, एक अमीर क्लास और फिर दरमियाना क्लास हमारा ख़त्म हो गया है और फिर लोअर मिडिल क्लास आ गया है या फिर लोअर क्लास आ गया है। तो ये जो गेप है ना, अल्टीमेटली ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्राइम करेंगे, तो इन लोगों को हिट होगा, ये इन्हीं को हिट करेंगे। तो ये लोग ये नहीं समझते कि यार अगर हम बैलेंस्ड इस माशरे को रखेंगे, अपने अगर बैंक के पैसे अपने अकाउंट में जमा करते जाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे लोगों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, तो ये तो जस्टिस तो नहीं हुआ ना। तो हमने माशरे में जस्टिस भी लाना है। तो एक तो ये करें और दूसरा ये करें कि जी जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि मास लेवल पे जो आईटी के कोर्सेज हैं वो करें। हमारे पास नंबर 1 इंडस्ट्री इतनी ज़ोर शोर से नहीं लग रही जिस तरह से लगनी चाहिए। हमारे पास एक चीज़ है, एक है नौजवान और एक है स्किल। ये दोनों चीज़ें जो कि पूरे पाकिस्तान का कर्जा भी ख़त्म कर सकते हैं। आप देखें हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद को देख लें। लेकिन आपकी बात काटती हूँ, आईटी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा इदारा है हमारा, जिससे एक्सपोर्ट और पाकिस्तान को तकरीबन 6% फ़ायदा ही उसी से हो सकता है अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको तवज्जो दे। आईटी डिपार्टमेंट तो तवज्जो का वो ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो हमारे पास, चूँकि हम अब देखें ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल भी हैं। मतलब हम इसको एक्सक्यूज़ भी बिल्कुल नहीं बना सकते और हम इसमें से गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं कि आप इस पर काम करें। लेकिन नौजवान अगर थोड़ा सा भी फोकस करें ना इस पर, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ हों, चूँकि एक घर बैठ के काम हो सकता है और दे कैन अर्न $1 million। हमारा एक, मैं बाकी नहीं बताता, लेकिन एक चैनल है जिसमें 175 सब्सक्राइबर्स हैं। वो चैनल आज भी कमाता है। उसमें हम क्या करते हैं, हम जो पढ़ाते हैं ना, जो सिखाते हैं, वही चीज़ें हम यूट्यूब पे डाल देते हैं और वहाँ से वो पैसे आ रहे हैं। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट से भी। अभी मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट को हमने 25 लाख का काम फ्री में करके दिया। आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में आजकल कमाना, जैसे कि उन्होंने कहा, हर फर्द अपना एक चैनल बना रहा होता है। बात अच्छा, इससे नुकसान भी बहुत हुआ है। अगर हम देखें कि हर कोई बंदा क्वालिफाइड नहीं है और वो सीट संभाल रहा होता है, जैसे कि मैं एक होस्ट हूँ, मैं पता नहीं कितने सालों से होस्टिंग कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है कि क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन हर कोई बंदा जब होस्टिंग और रिपोर्टिंग और आपकी तरह ये समझा रहा होता है, तो वो वही समझाता है जो उसने पढ़ा नहीं होता, वो सिर्फ अपनी जहनी तौर पर जो सोच रहा होता है। और अक्सर हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमारी जहन ज़्यादातर नेगेटिव सोचती है, लेकिन हम पढ़ते पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम इसलिए कहते हैं क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड बंदे के बीच दरमियान में फ़र्क है। तो आपको नहीं लगता कि जो सोशली सबको इजाज़त मिली है, भाई अपना अपना सिस्टम बनाओ, जैसे कि ये लोग तो मतलब एक तालीमी तरबियत देते हैं लोगों को, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं चैनल देखती हूँ तो वो तो एक मतलब पाकिस्तान पहले से एक नेगेटिविटी में जा रहा है, लेकिन और ज़्यादा माशरे को वो नेगेटिव बनाते जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इनकी रोकथाम ज़रूरी है, इस तरह के लोगों की? बिल्कुल रोकथाम ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो है ना क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि ये मनफी चीज़ें जब हम वीडियोज़ की सूरत में देख रहे होते हैं, तो ये हर बंदे को आज़ाद कर देना
ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये मुल्को मिल्लत के लिए भी और हर आम फ़र्द के लिए, क्योंकि जब इतनी आवाज़ों की पुकार होती है तो बंदा माइल होता है ज़्यादातर मनफी चीज़ों की तरफ। अब मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। जैसे आपका इदारा या आपका इदारा आप तरबियत करते हैं, आप प्रैक्टिकली लोगों को अवेयर करते हैं। अब आपकी कोई दुश्मनी हो गई मुझसे, मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल के आपकी रिपोर्टिंग करूँ और इतना गलत रिपोर्टिंग करूँ जो आपका मौक़िफ़ नहीं है, जो आपका सिस्टम नहीं है, मैं वो सिस्टम बना के लोगों को दिखाऊं और लोग नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस होते हैं। तो आपका इदारा या आपके इदारे से जो फ़ायदा मिल रहा है लोगों को वो तो ख़त्म हो गया ना। तो ये मैं कह रही हूँ कि इसको इसमें एथिक्स पे जो ना वो साथ जगह ये जितनी भी चीज़ें ना, देखिए टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, लेकिन ट्रेनिंग जो है ना उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग को हमने कंटिन्यूसली उसका पार्ट रखना होगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर हम ट्रेनिंग के सही एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, सही जैसे आप कह रही हैं, तो वो ट्रेनिंग सही से देंगे नहीं तो वो जो बच्चा सीख रहा होगा वो किस तरह का सीख रहा होगा। या फिर वो टेक्नोलॉजी में नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा, जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नेगेटिव, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं हमें, पॉजिटिव चीज़ें कम अट्रैक्ट करती हैं। हम दूसरे के घर में ज़्यादा झांकना पसंद करते हैं, अपने घर में कम देखना पसंद करते हैं, अपने आप को खुद हम कम देखना पसंद करते हैं। सो हमें पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए और हमारे नौजवानों को कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी एक फील्ड को चूज़ करें, कंसिस्टेंसी के साथ उसमें लगे रहें। कोई नहीं उनको रोक सकता है कि वो नाकाम हो। हमने जब काम शुरू किया ना तो लोगों ने कहा कि यार इसरार ये कैसे अपने इतने पैसे, हमने कोई 2.5 करोड़ से ज़्यादा पैसे हमने इन्वेस्ट कर लिए नौजवानों के लिए, कहते हैं इसरार तुम कैसे सर्वाइव कर गए। मैंने कहा एक ही तरीका था, जब आप क्राइसिस में आए ना अपना हाथ खुला रखें। जब आप अपना हाथ खुला रखेंगे आपके पास बरकत आएगी। मेरे ख्याल से आप टोटली इस्लामी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर चलते हैं। ये तो हमारे कुरान में भी लिखा है भाई, जितना दोगे उतना मिलेगा, एक खुदा से कारोबार है। लेकिन इसरा साहब एक और चीज़ होती है कि आपकी सोच, जहाँ पे आपकी सोच पे पॉजिटिविटी आ जाए ना कि ये काम होगा, ये मैंने देखा है, और अगर उसमें थोड़ा सा भी मनफी वो आ जाए ना कि नहीं हो सकता, तो वो नहीं होगा। लेकिन ये आजकल मेडिकल या साइंस भी कहती है कि भाई जो आपके दिमाग में जो भी आप फोकस करोगे वो होगा, प्रैक्टिकली सूरत में वो आपके सामने आएगा। तो आपको नहीं लगता कि लोगों की सोच, अक्सर हम बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन दिल में खलल सी होती है कि भाई पता नहीं नुकसान ना हो जाए, नुकसान ही हो जाता है। तो ये सोच भी है शायद। ईमान की जो पुख्तगी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस काम को करें वो उसको इबादत की तरह करें। देखें जैपनीज़ क्यों कामयाब हैं, जैपनीज़ अपनी वर्क प्लेस को इबादत गाह समझते हैं। और वो बहरहाल हम तो चूँकि इस्लामिक कंट्री में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम उनकी नहीं कर सकते, लेकिन उनके यहाँ जो है ना, हमारे पास जो है ना वो नमक हरामी वाला जो काम है ना वो ज़्यादा हो जाता है। उनके पास जो ट्रस्ट वर्दी है ना, वो जो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे या अपनी कंपनी पे, तो वो ज़ीरो से अपनी कंपनी को ऊपर लेके जाते हैं। और यही वजह है कि वो कंपनी जो वो मुल्क जो पूरा तबाह हो गया था, आज अमेरिका भी उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। सो हमारे लोग भी ये सारा कुछ कर सकते हैं, उनमें पोटेंशियल मौजूद है। कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है, इंसानियत, और आपने कहा मजहबी तौर पे हम ले नहीं सकते, हमारे मज़हब में भी सबसे पहले तो इंसानियत ही है। तो दूसरे ममालिक में अगर देखें वहाँ पे इंसानियत को ज़्यादा उजागर किया जाता है कि एक इंसान, एक फ़र्द को नुकसान ना हो किसी सिस्टम से, किसी फैक्ट्री से, किसी बिजनेस से। हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से हम लोग पहले नुकसान के बारे में सोचते हैं कि भाई नुकसान होगा तो फ़ायदा होगा। अच्छा, खुबैब साहब के पास चलते हैं कि सोशली, जैसे आजकल मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, इन्होंने भी कहा कि ट्रेनिंग हमारी यूट्यूब से होती है, तो आपने भी कोशिश की है या आपका अपना भी कोई सिस्टम है सोशल मीडिया पे कि लोग आपको अप्रोच करें? जी हाँ, सोशल मीडिया पे हमारा ग्रुप है, हमारा पेज है, यूट्यूब चैनल है, तो उसके ज़रिए से हम ऑनलाइन लोगों की ना इमोशनल सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग, एक साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप है जिसके अंदर अक्सर ना लोगों की पोस्टें आती हैं, वो सुसाइड वाले अटैम्प्ट करने की कंडीशन में होते हैं। फिर हम उनकी पोस्टें जो है ना पढ़ते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके उनको मैसेंजर के ज़रिए उनसे रब्ता करते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है कि अब तक कोई 10 लोग हमने ना सुसाइड करने से बचाए हैं। तो ये सारा, और बहुत सारी ख़वातीन और मर्द नौजवान उनके मसाइल सुनते हैं। बहुत थोड़े मसले होते हैं लेकिन वो जहन पे बोझ, क्योंकि कोई इस काबिल है नहीं इस दौर नागवार के अंदर कि कोई बात किससे शेयर कर सके। हर बंदे को ये ख़तरा लायक है कि अगर मैंने इसको अपनी कमज़ोरी बता दी तो कल को इसने मुझे ताना मारना है, निशाना बनाना है।
तो इस वजह से हम ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं और ये हमदर्दी, ये ताल्लुक़ इसलिए ताकि हमारी कौम एक अजीम कौम बन सके। और मैं तो ये कहता हूँ कि इतना मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में जितनी चैरिटी पे खर्च होता है, आप देखें JDC है और दूसरी जो हैं तमाम तर अल-खिदमत है और दूसरे इदारे हैं, इतना सब कुछ खर्च होने के बाद भी हमारे मामलात हल नहीं होके दे रहे। बात ये कि ये कैसा निज़ाम है कि इतना लोग खर्च करने वाले हैं, उसके बाद हमारे यहाँ फ्री में दस्तरखान लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, उसके बाद लोगों की भूख का खात्मा नहीं हुआ जा रहा। ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए ख़ासकर कराची में, आप देखिए मैं जिस रास्ते से जाती हूँ रात को या दोपहर को, इतने लोगों को खाना मिल रहा होता है। वो सारे वही रोड में भीख मांगने वाले लोग या मज़दूर लोग ही होते हैं, लेकिन वही बात है, आपका सबसे बड़ा मसला तो खाना है। तो ये कराची में ख़ासकर लोगों को सलाम है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, कि फिर भी बकौल आपके मसले हल ही नहीं होते हमारे। तो क्या हम मसले खुद बना रहे होते हैं? हमारा बेसिकली है ना जो सिस्टम जो है ना वो इस तरह का क्रिएट किया हुआ है कि हमें मजबूरन है ना करना पड़ता है कुछ ना कुछ। जैसे कि अगर आप एक मिस्त्री को लेके आएँ और उससे कमिटेड हो जाएं कि भाई ये मेरे घर का काम है, आप कर दें, और उसने आपको फिक्स रेट बता दिए, तो आप है ना उससे उलझते हैं, बार्गेनिंग शुरू करते हैं। और एक वही बंदा जिसको आप लेके आते हैं और वो आपको ना इतना बड़ा बिल बना के देता है, उसके बाद कहते हैं सर आपके लिए इतना हो जाएगा। मतलब वो हमारा क्या जो भाई लगता है, चाचा लगता है। हाँ, तो हमारे अंदर ये एक अंसर पाया जाता है कि हम लोगों का हक खाने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर कोई जायज़ मांग रहा है तो उसका जायज़ छीन लो, और कोई नाजायज़ मांग रहा है तो उसको दो, और उसके बाद उसके हाथ भी जोड़ो कि भाई आपकी मेहरबानी। खुद के दिल में तसल्ली हो जाती है जब मैं कुछ खरीदने जाती हूँ। तो हालांकि मुझे पता है बंदा मुझे ज़्यादा बता रहा होता है, उस पे अपने रेंज पे ही आता है, लेकिन फिर भी मुझे सुकून मिलता है। मैं खुद अपनी बात करूँ तो ये बात बहुत सच्ची बात है कि हम लोग जो है वो बस मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, चाहे हो या ना हो, सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया का ही नाम लें, तो अगर मैं अपने पाकिस्तान में स्क्रॉल करूं अपने फेसबुक को या अपने यूट्यूब चैनल को, तो सारे मुझे ऐसे रोस्टर, मीमर्स, ऐसे नेगेटिव लोग मिलेंगे जो पॉलिटिशियन से लेकर एक आम इंसान को भी नहीं बख्शते। एक आम इंसान, एक घरेलू इंसान, किसी से कोई गलती होगी, किसी ने वीडियो बना दी, उसकी तो ज़िंदगी बढ़ गई पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की बात करें। लेकिन मैं अब्रॉड में जाऊँ, मैं वहाँ के अगर मेरा फेसबुक वहाँ पे मैं ज़्यादा उनको अप्रोच करूँ, अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो वही पॉजिटिव चीज़ें बना रहे होते हैं, मस्ती मजाक वाली चीज़ें बना रहे। कोई अपनी माँ को छेड़ा होता है, कोई अपनी बहन को छेड़ा होता है, और उनकी वीडियोस बनाते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं। उनके कोटेशन कितने पॉजिटिव। अच्छा, मैं हैरान हूँ, उर्दू शायरी पढ़े तो आप उदास हैं, सिर्फ उदासी है, ज़िंदगी अंधेरी है मेरी ज़िंदगी। लेकिन अगर मैं कोटेशन पढ़ूँ इंग्लिश, तो मुझे एक मोटिवेशनल सोच मिलती है, भाई आपको आगे बढ़ना है, आपको ज़िंदगी में। क्यों हमने उर्दू को ही तो उदास बना दिया ना, इंग्लिश तो वैसे भी मोटिवेट करती है हमें। असल में हमारा मसला ये मैं सिर्फ फितरी बात कर रही हूँ, जो आपका काम है वो फितरी है, तो मैं सिर्फ फितरी बात कर रही हूँ कि आपसे फितरी तासुरात पूछ रही हूँ कि हमारे शायर, हमारे अदीब, आप खुद भी माशाल्लाह राइटर है, एक बात बताऊँ ये, लेकिन ये मोटिवेशनल राइटर, ये कोई ऐसे नहीं है। आप किस सोच पे लिखते हैं? हम माशरे के सुधार के लिए जो भी मसला पैदा होता है उसको एनालिसिस करते हैं और उसको है ना उसका वजह बताते हैं कि ये मसला क्यों क्रिएट हो रहा है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और उस पर उभारना कि भाई आप सुधरेंगे तो माशरा सुधरेगा, माशरा सुधरेगा। तो हमें यही बात करी थी कि हमारे जो शायर होते हैं, शायर साहब, अदीब साहब, जो आजकल के होते हैं, वो तो ज़्यादातर उदासी पे फोकस कर रहे होते हैं ज़िंदगी को, तो उन्होंने इतनी गम को ज़्यादा उजागर किया हुआ है बनिस्बत खुशी के। लेकिन जब मैं वही बात है कि इंग्लिश कोटेशन पढ़ती हुई उसको शेयर करती हूँ, तो एक मोटिवेशनल एक फीलिंग्स आती है मुझ में। ऐसा क्यों, हमने उर्दू को इतना उदास क्यों बना दिया है? सबसे पहली तो आपकी स्क्रॉलिंग वाली बात कि हम अगर वेस्टर्न को देखें और यहाँ देखें तो मनफी और मस्बत का वाज़े फ़र्क है। असल में मसला ये है कि देखें वहाँ पर गुर्बत नहीं है, वहाँ पर हर बंदा जॉब वाला है। हमारे यहाँ नाकारा है, बच्चे के पास नौकरी नहीं है, घर की प्रेशर है, और मतलब वो निज़ाम ज़िंदगी में दरहम बरहम है। फिर वो क्या करेगा, मीम्स ही बनाएगा। जब हम उसको फारिग छोड़ेंगे तो वो नशा ही करेगा, वो फिर किसी के साथ स्नैचिंग ही करेगा, और क्या करेगा बताएं।
बात वही कि जिम्मेदारी देना, जिम्मेदारी उसको दी जाए, वो मस्बत जो देनी चाहिए। आपने उसको वहाँ से हटा दिया, आपके पास नौकरियाँ नहीं है, इस वजह से आज लोग नशे में पड़े हुए हैं। आपकी एक बड़ी तादाद नशे के अंदर मर रही है अच्छा नौजवान। नौकरी भी तो हमारे बच्चों को जो है हाई फाई चाहिए। हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, अब्रोड में आप जाएं तो बच्चों की स्कूल की एक सेक्शन होती है, एक सेशन होती है कि वो 15-16 साल या उससे भी कम उम्र में उसको वेटर या सेल्स गर्ल या सेल्समैन की नौकरी दी जाती है ताकि वो ट्रेनिंग हो उसको अर्निंग करने की। अच्छा, उसको पहले तो ये बिठाया जाता है कि आप कोई भी नौकरी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको वो मॉल की बात बताई, पठानों की बात मैं इनको बता रही थी कि अपने बच्चों को एक मॉल का ऑनर अपने बच्चों को सिखा रहा होता है कि भाई उसमें से एक जो आपने क्या कहा, जी जो मैं का जो निज़ाम है हमारे यहाँ ये हट जाए। लेकिन हम भी तो अपने बच्चों को कहा, अब मैं यहाँ पे महाजिरों को बहुत वो करती हूँ जो उर्दू स्पीकिंग है हमारे मुल्क के, हमारे उनके बच्चे ठेलों में खड़े होते हैं। हालांकि वो बहुत स्मार्ट लड़के होते हैं, बहुत अच्छे लड़के होते हैं, लेकिन वो ईद के ओकेजन के मुताबिक ठेले लगा रहे होते हैं। वो इस चीज़ों की तो ये चीज़ हटानी हमने ज़रूरी है जो हमारे बच्चों पे हटती नहीं। फिर आते हैं इसरार साहब के पास, सिंध में कौन सा ऐसा एरिया है कि जिसको ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है? इन्वायरमेंटली अगर देखा जाए तो वैसे तो थर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, लेकिन जो थर में बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। एक तो इको टूरिज्म का, और हम इस इको टूरिज्म को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम थर में थर कोल से बिजली बना रहे हैं और वो बिजली एक दफ़ा ऐसा आएगा कि हमारे लिए तबाही का सबब बनेगा, ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर बनेगा। अच्छा, तो कैसे? चूँकि वो वहाँ से जो कार्बन है वो जो निकलता है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। पूरी दुनिया से अब रिन्यूएबल एनर्जी पे काम हो रहा है, और हमारे यहाँ जो पुराने रिसोर्सेज हैं अभी भी हमारे पास आयल से ज़्यादा से एनर्जी जो जनरेट हो रही है। इवन हमारा जो कचरा है उससे बिजली जनरेट हो सकती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो लोग हैं उनको कमीशन बंद हो जाएगा ना, तो इनका कमीशन कहाँ से शुरू होगा? तो कमीशन का यहीं से शुरू होता है कि वो ऐसे ठीके बनाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जहाँ से उनका पैसा मिले। लेकिन अगर ये चीज़ें आप कम्युनिटी को सिखा दें, मैं कहता हूँ सिंध का हर ज़िला, इवन पाकिस्तान का हर डिस्ट्रिक्ट खुद कमा सकता है जैसे बाकी मुल्कों में है। हमने खुद जाके देखा है। देखिए हमारे यहाँ तो लोग क्या करते हैं जी, सड़क बन गई, नाली बन गई जी, इस पर तालियाँ बजा रहे होते, इसकी इनाग्रेशन कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ के नौजवानों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दें ताकि उनको पता चले कि बेसिकली बाहर के ममालिक में सफाई होती कैसे। मैं एक आपको वाक़या सुनाता हूँ। हम थे होनोलुलु में, हवाई में, तकरीबन 11 दिन के लिए। तो हम रात को 2 बजे विजिट्स कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो एक बंदा मैंने देखा वो सफाई कर रहा है और ज़ोर ज़ोर से उसको रगड़ रहा है, फर्श को ना, फुटपाथ पे। मैं गया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है? तो मैंने देखा वहाँ पर एक छोटी सी मिट्टी जमी थी, उसको वो बिल्कुल रगड़ के साफ़ कर रहा था। इवन रोड वहाँ पर धुलते हैं, साफ़ होते हैं। यहाँ पर तो बारिश होती है तो सारा कचरा का कचरा घरों में, इवन पानी में, सारा ड्रेनेज का निज़ाम तबाह। तो नीचे एक हमारे काम करती है, हेल्पर है, सामने काम करती है, तो उन्होंने कहा कि बाजी दुआ है कि कराची में बारिश ना हो। मैंने कहा वाकई में ये जहमत बन जाती है, रहमत है खुदा की। लेकिन हमने ये नदी नाले ऐसे बंद किए हुए अपने कचरों से, हम आम लोगों ने भी, कि ये जहमत बन चुकी है हमारे लिए। अब ये हमारे जो लोग हैं जब इन बेसिक चीज़ों से निकलेंगे नहीं तो स्ट्रेटेजिकली सोचेंगे कैसे, अपने मुल्क को उठाने के लिए कैसे सोचेंगे? इन्हीं लोगों को यहाँ से लेके किसी और मुल्क में रख दो, वही लोग बिलियनियर्स बन जाते हैं, वही लोग मिलियनियर्स बन जाते हैं। बात तरबियत बन जाते हैं। आप कहाँ तरबियत की बात कर रहे हैं? इनको हमें, मैं खुद की बात करूँ मुझे आप भेज दे बाहर, मैं इतनी अच्छी तरबियत याफ्ता बंदी बन जाऊंगी कि अच्छा ऐसा लगेगा कि बचपन से हो रही है। वहाँ पे हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं। असल में सारा मसला ही होता है माहौल देने का। आप माहौल नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे आप एजुकेशन तो दे रहे हैं, माहौल नहीं दे रहे बच्चे को वो। अच्छा, दूसरी बात, आपको गवर्नमेंटली वहाँ पे जो है ना, सदारती तौर पे आप पे एक बोझ है। आप गाड़ी गलत पार्क नहीं कर सकते, आप कचरा नहीं फेंक सकते, आपको फ़ाइन लगता है। मतलब वो एक सज़ा दे देते हैं, बेसिकली एक छोटी सी सज़ा दे देते हैं। हमारे यहाँ सज़ा नहीं मिलती है। असल में हमारे यहाँ जो है ना गुंडा कल्चर है, और फिर हमारे यहाँ ना सिफारशी कल्चर है, मैं फ़लाँ का भाई हूँ, मैं फ़लाँ का ये हूँ। तो जब आप इस निज़ाम के साथ चलेंगे तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ख़ासकर स्कूलों में ये बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये जो मुझे भी याद आया कि मैं फ़लाँ का भाई हूँ, आपको पता है मैं कौन हूँ तो ये ख़ासकर स्कूल्स में
ख़ासकर हमारे लड़के जो है वो ज़्यादा करते हैं, जिससे एक वही दादागिरी का अनासिर जो दिल में पैदा होता है और ज़िंदगी भर उसके साथ चल रहा होता है। ये नाइंसाफ़ी होती है एक यूथ के साथ। बिल्कुल। इवन हमारे पास जो रूल्स बने हुए हैं ना, वो भी अंग्रेज़ के दौर के बने हुए हैं। तो अंग्रेज़ जो हमें छोड़ के चीज़ें गए, तो वो तो एक गुलामी वाली चीज़ें थी, तो हमने अपने पास तो कोई चीज़ें बनाई नहीं है। तो वो जो चीज़ें अगर हम अपने लिए बनाएं, उनको डेवलप करें, तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं और हमें हर पोटेंशियल मौजूद है हमारे पास। मैं कहता हूँ लोग जो है ना हनीमून मनाने के लिए हवाई जाते हैं या बाकी ममालिक में जाते हैं। हमारे पास जो बलूचिस्तान के ये बीचेस हैं वो कितने खूबसूरत बीचेस हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पर जितना टूरिज़्म बढ़ सकता है, जो यहाँ पर रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन हम पता है क्या, अब मैं इसके किन चीज़ों पे हम रोएं मुझे समझ नहीं आता। मैं बात बताऊँ, यहाँ पे जो तारीखी जो इलाके हैं, जो जहाँ पे वो मतलब एक हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं बलूचिस्तान में, सिंध में जी, वो म्यूज़ियम बन सकते थे उनमें। अब एक और जगह है बलूचिस्तान में जिसमें मतलब उसमें मिस्र की सी एक झलक आती थी, वो महरगढ़, जहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर देखें, वहाँ पे उस ज़माने में सिर्फ दांत निकालने या दांतों के जो ट्रांसप्लांट या कुछ भी कहें, वहाँ पे टेक्नोलॉजी वो यूज़ इस्तेमाल होती थी। और इसको मिस्र की मुशाहिबत कहते थे कि ये लोग ऐसे टेक्निकली तेज़ थे, ये लोग पता नहीं कौन थे, बलोच ही थे, क्योंकि बलोचिस्तान में है। अब महरगढ़ की जो चीज़ें हैं वो बाहर के लोग गवर्नमेंट से ख़रीद के लेके जा रहे हैं, लेकिन सलाम है इनको कि भाई अपने मुल्क में तो बनाओ कोई मतलब वही टूरिज्म को आप इन करो, प्रमोट करें। मतलब ये मैं कहता हूँ ये जितने भी पैसे इवन पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ये खुद कमा सकते हैं, ये अगर बाहर के लोगों को लाएं तो इनकी अपनी तनख्वाहें बड़ी ज़बरदस्त हो सकती हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट्स इवन यूएस चले जाएं, यूके चले जाएं, उनके अपने डिपार्टमेंट्स खुद इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि उनके पास हर फैसिलिटी मौजूद है। अगर खुदा हकलाल का सबको दे दे और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हो तो करप्शन का खात्मा ही होना है ना। कि बकौल आपके हम बगैर करप्शन के भी बहुत अमीर हो सकते हैं बजाते खुद, एक फर्दी तौर पे। ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी। आप भी थक गए, मैं भी थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ। गोली चारू का जीरे का सानी ब्रेक ही साड़ी में गोवा में था। हम लोग ऑन एयर आ गए। सलाम है मेरे भाइयों, आप लोगों ने बोला नहीं कि मैं ऑन एयर आ चुकी हूँ। गोली चारो का माँ का पुत्रान कन गए थी, तो खैर मन टॉक बैक की आवाज़ इस नको कि माँ मनी लाइव का गई, तो माँ का पुत्रान कन गए थी लाती और जंजाली नहीं बारे लाती जो माशरती जो मैं खासकर माशरती तश्कील मचूँ कन गई एक माते बेहतरीन अंचु की वजह को एक माते बेहतरीन माशरा तश्कील कुछ कम पड़ चुकी औलाद पहला तर्ज का माते कुट्टी माते बांजुला माते तरबियती। तो पदर वे फिर आते हैं आपकी तरफ, अपने इदारे के बारे में मज़ीद बताएं, क्या आइडियाज़ मज़ीद मुस्तकबिल के लिए आपने उजागर किए हैं और किस सूरत हाल को ज़्यादा फोकस करते हैं? हमारे मतलब ये प्लानिंग है कि हम कोई एक अखबार जारी करें। अखबार जारी करें जी। अच्छा। अखबार जारी करें जिसके अंदर हमें ना ऐसे राइटर्स को कलेक्ट करें जो माशरे के सुधार के लिए काम करना जानते हैं, लोगों को सपोर्ट करें। असल में हमारी कौम का मसला ये है कि वो डीमोरल हुई हुई है ना, बहुत ज़्यादा उनके अंदर यकीन की पुख्तगी नहीं है और वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी कामयाबी के लिए। तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी हौसला अफजाई। अगर आपने किसी को तरक्की करवानी है तो उसके छोटे से काम पर उसकी इतनी अप्रिसिएशन करें ताकि वो बड़े काम की तरफ राग़िब हो, उस काम को आसान किया जाए। लेकिन हम पहले जब बच्चा कदम उठाता है तो हम तभी उसको रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा डर के अंदर, खौफ के अंदर जीता है और फिर वो अपनी उस कामयाबी को जो अल्लाह ने उसके अंदर सलाहियत बख्शी है वो उससे भी मायूस हो जाता है। अच्छा, एक तो रोकथाम है, दूसरा हमारा मजाक उड़ाना। शायद हम घर के फ़र्द भी अपने बच्चे का इतना मजाक उड़ाते हैं, उसकी एक अमल पे इतना हंस लेते हैं कि वो बच्चा आखिर मतलब अपना टैलेंट दिखाने से आगे डर जाता है कि भाई मुझ पे हंसे नहीं, मजाक ना उड़ाया जाए मेरा।
बस इसी बात पे मैं आपको मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि मेरी अम्मी भी मुझे कहती हैं तू किसी काम का नहीं है। तो ये है सारा मसला कि हमारे यहाँ ना जब तक हम दूसरे से उसकी अच्छाई ना सुने ना तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। ये तो इंसानी फितरत है। हाँ, तो इसलिए ना हमें बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए, कम से कम ये बात सोच के कि ये भला अच्छा काम कर रहा है या बुरा। अगर आपको पता लगे कि ये थोड़ा भी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी अप्रिसिएशन करें ताकि वो उससे बड़े लेवल पर जाए, उससे बड़े लेवल पर जाए वो। अच्छा, दूसरी बात, आप अखबार का नाम ले लेते हैं, अखबार तो आजकल कोई पढ़ता भी तो नहीं है। लोग पढ़े ना पढ़े लेकिन आपका तहरीरी का आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन ही आपको कोई ऐसा सिस्टम करना चाहिए जिसमें लोग आराम से अपने, क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, कंप्यूटर लैपटॉप का भी दौर चला गया, अब तो लैपटॉप भी बहुत कम लोगों के पास है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत आसानी से आप तक लोग पहुंच सके? ऐसे तो हमारा सोशल मीडिया पर जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी राइटिंग टीम काम करती है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, हमारी तहरीरें शाया होती हैं पाकिस्तान के 200 बड़े फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर, हैशटैग और मिलकर मुआशरा सुधारें के साथ। तो इसके अलावा हम और मज़ीद जो है ना ऑनलाइन जैसे महानामा निकाल सकते हैं या फिर जो है ना कोई मैगज़ीन शाया कर सकते हैं, इस तरह की हमारे पास टीम अवेलेबल है। लेकिन फ़िलहाल हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा हमने तवज्जो दी हुई है। आज भी हमारा कोटरी के अंदर जो है ना एक सेशन है, इसी हवाले से कल भी सेशन है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर हम यही कि हम जितने ज़्यादा लोगों को, बिलखुसूस जो हमारा टारगेट है वो ख़वातीन की दरसगाहें हैं, ताकि माँ की गोद की दरसगाह अगर मुस्तहकम हो गई तो बच्चे की तरबियत और एक बेहतरीन शख्सियत से उसको कोई नहीं रोक सकता। एक ख़वातीन की तरबियत, बिल्कुल। आजकल की बच्चियां तो टिकटॉक से तरबियत लेती हैं। तो यही तो मसला है ना कि हमने पिछले जो हमारा जो दौर गुजरा उसमें हमने तरबियत नहीं की, तो इस वजह से आजकल जो हमारी उभरने वाली जो नस्ल है, कल को जिसने वालदा बनना है वो जब टिकटॉक पे आएगी तो आप सोच सकती हैं उसका बच्चा कहाँ आना है, तो बच्चा भी आर्टिस्ट ही बनेगा और क्या। तो इसलिए हमें तरबियत करनी होगी इन तमाम चीज़ों को, कैमरे से, मानूसियत से हटकर ज़िंदगी के दूसरे मामलात पर भी तवज्जो देनी होगी। अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप नेगेटिव कर रहे हैं तो आप अपने आप को ज़रा झांकें कि आप क्या कर रहे हैं। और अच्छा, आप ये बड़ी बात है कि फ़र्दी तौर पे हमें लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम लोग एक बज़ाते खुद भी बहुत गलत सोच रखते हैं। Exactly. बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक हम इनफरादी तौर पर तरबियत नहीं करेंगे, जब तक मुआशरा तश्कील नहीं पाएगा उस तरह जिस तरह हमारी सोच है, जिस तरह इकबाल की सोच थी कि एक मुआशरा तश्कील हो, हम तब तक जो है ना उसको तश्कील नहीं कर सकते। हर बंदे की हमें तरबियत करनी होती है। गैर तरबियत याफ्ता फ़र्द आपके लिए फ़साद का सबब बनता है, चाहे वो घर का हो। आप देखें कोई इलिटरेट आपके घर के अंदर बहू आ जाती है तो उसके साथ ही इतने मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये उस सेंस में भी नहीं कि सारे ही जो है ना अनपढ़ लोग लड़ाका होते हैं। बड़ी बात करती है, तो माशरे की जो सबसे बड़ी बुराई यही है, जो एक तो हमें मतलब आप देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत काम कर रहा है या सोशल मीडिया बहुत काम कर रहा है लोगों की तरबियत करने में। वही बात है कि अगर मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया को देखूं तो मैं उदास हो जाती हूँ, अगर मैं अब्रोड का कोई मतलब बाहर का कोई सोशल मीडिया देखूं तो मुझे खुशी होती है, भाई हंसी आती है, मैं हंसने लगती हूँ। तो यही सोच की बात है। दूसरी बात ये जो आपने रिश्तों की बात की, घर से ही आपका फ़र्द इतने टेंशन में होता है। अच्छा, हम औरतें जब लड़ती हैं तो टेंशन तो मर्द हज़रात को ही होता है, हमें तो नहीं होती टेंशन, हम तो उसको टेंशन देते हैं। माँ, अगर मैं माँ हूँ तो मैं अपने बेटे को दूंगी, अगर मैं बीवी हूँ तो अपने शौहर को दूंगी, अगर मैं बहन हूँ तब भी अपने भाई को दूंगी। तो एक ही फ़र्द है जो टेंशन लेता है। तो घर से ये मेन बात है जो आपने की है कि ये जो मेन जो परेशानी है इसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जब हमारे घरों में हर फ़र्द की तरबियत होगी तो अफराद की तरबियत होगी, अफराद की तरबियत होगी तो माशरे की तरबियत होगी। बिल्कुल। अच्छा, आप ये कहें कि आपका इदारा क्या मज़ीद क्या आपके पास प्लानिंग्स हैं, वो कहते हैं ना पाइपलाइन में और क्या क्या है, उसके बारे में कहें। और रोटरी का आपने नाम लिया कि बहुत इंटरनेशनली वो डेवलप हो रहा है, उसके बारे में बताएं। अच्छा, रोटरी के हवाले से मैं थोड़ा सा पहले जिक्र कर लूँ, क्योंकि रोटरी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़वाइद दे सकते हैं। और हम खुद, हमारा इदारा जो द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, वो भी रोटरी के साथ कनेक्टेड है। चूँकि मैं खुद इसका चार्टर प्रेसिडेंट भी हूँ तो बिल्कुल कनेक्टेड है। देखें, जो हमारा पूरा फोकस है या जो रोटरी का पूरा फोकस है वो है दैट इज़ सर्विस अबव सेल्फ। तो इसमें वो जो जितने भी मेंबर्स हैं वो ऐसे आते हैं जो कि गिवर्स होते हैं, जो देने वाले होते हैं। हम रोटरी इंटरनेशनल में क्या करते हैं, मेंबरशिप फ़ी देते हैं हर साल। फिर हमारे बहुत सारे डोनर्स हैं जो उनको डोनेट कर रहे होते हैं। रोटरी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है पोलियो के हवाले से, और इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
मिसाल के तौर पर अजीज़ मेमन साहब रोटरी इंटरनेशनल के ट्रस्टी हैं, फैज़ किदवाई साहब रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि हमारे पास ट्रस्टी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। और फिर हमारे यंग रोट्रैक्टर हैं तहजीब काज़मी साहब, अब वो रोटेरियन है और वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। तो वो ये सारे हमारे पास रिसोर्स हैं जो कि नौजवानों के लिए बहुत सारे ग्लोबल ग्रांट्स लेके आ सकते हैं। इनमें हमें काम करने की ज़रूरत है और हम काम इस पर कर भी रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, इवन आपको पता है कि दुनिया से अगर पोलियो को खात्मा है तो रोटरी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी फंडिंग उसमें रोटरी ने की है। और जो हमारे यूथ क्लब्स हैं वो हम जो बना रहे हैं उसकी वजह ये, जैसे हमने रोटेट क्लब ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बनाया, उसका बात जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हमें अपने नौजवानों को इंटरनेशनल एक्सपोजर देना है। जब तक हमारा नौजवान इस चीज़ को नहीं समझेगा कि बाहर क्या हो रहा है और हमारे पास क्या हो रहा है, और जब तक उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा तब तक वो उसकी जो सोच है वो ब्रॉडर नहीं होगी, वो ब्रॉडर लेवल पे सोचेगा नहीं, उसको डिफरेंट कल्चर्स का पता नहीं चलेगा, डिफरेंट वो जो कल्चर्स को वेलकमिंग नहीं होगा, जो टूरिज्म को हम कह रहे हैं कि वो प्रमोट करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा दौर में दुनिया से वाबस्तगी ना होना ये हमारे नौजवानों के लिए जो है बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि ये हमारे नौजवान डिस्कनेक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में वो और चीज़ों में कनेक्ट हो गए हैं और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें वो डिस्कनेक्ट हैं। तो वो अगर ये कनेक्ट हो गए तो पाकिस्तान में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये हमारे जितने भी कर्जे हैं ये हमारा नौजवान उतार सकता है। और हमारा नौजवान जैसे इंडिया की हैदराबाद में बेचारा आज भी उतार रहा है, बेचारा जैसे ही उतार रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं जैसे इंडिया के हैदराबाद में बहुत बड़ी गुर्बत है। अब देखें गूगल का ऑफिस वहाँ बन रहा है, फेसबुक का ऑफिस वहाँ बन रहा है, और वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो वो भी हैं और हमारे पास भी है। तो हम में सारे बहुत सारे नौजवान जो है वो इस हवाले से काम करेंगे। जो टाइम की बात आ गई तो उसमें हमने अभी नौजवानों के लिए, चाहे लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की लाइब्रेरी सेटअप बनाया हुआ है, और उसमें हमने ई लाइब्रेरी, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट हो सके। फिर हमने इंटरनेशनल जो है ना कनेक्टिविटी के लिए उनके लिए हम एक नेटवर्क बनाया हुआ है, ताकि जो बाहर पाकिस्तानी रहते हैं वो मेंटरशिप करें हमारे नौजवानों की, ताकि वो लोग बता सकें कि जी वो किन मराहल से गुजरे और इनके लिए अब इजी वे कौन सा है जहाँ से ये निकल सकते हैं। हम ये काम कर रहे हैं। फिर हमारा इंक्यूबेशन है जिसमें हम नौजवानों को कहते हैं अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, बिज़नेस करना चाहते हैं, मेंटरशिप लेना चाहते हैं, या किसी भी बिज़नेस के साथ, बिजनेसमैन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने इंक्यूबेशन सेंटर बना लिया है। तो ये 3 चीज़ें। अब हम चाहते हैं कि ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये हम रूरल बेस बनाएं, चूँकि जो आइंदा काम होने वाला है वो है फूड क्राइसिस के ऊपर और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। हमारे पास हारी को या जो किसान है उसको ये नहीं पता कि जी फ्यूचर में हमने इतनी 1 एकड़ ज़मीन में से प्रोडक्टिविटी को कैसे डबल करना है। तो इसलिए उनको एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और नौजवानों को ये समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना गुनाह की बात नहीं है। चूँकि अभी हमारे पास जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने 6 बहुत बड़ी फील्ड है ये हम तो बेस ही एग्रीकल्चर कंट्री, हम तो बेस ही उस पर करते हैं। हमें ग्रीन हाउसेस पे काम करना है, हमने ग्रीन जॉब्स पे काम करना है, हमने हेल्थ केयर इकोनॉमी पे काम करना है, फिर हमने रूरल इकोनॉमी पे काम करना है, फिर हमने रोबोटिक एज पे काम करना है। आप देखें गाड़ियाँ जितनी भी आएंगी इन फ्यूचर वो सारी रोबोट पे चल रही होंगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ड्राइवर होंगे वो कम हो जाएंगे। अब इन फ्यूचर जो हर गाड़ी में होगा, ये पाकिस्तान अगर हम ना भी चाहेंगे फिर भी होना है। यस। और इसमें एक जो मज़े की चीज़ होगी वो ये होगी कि जी हर गाड़ी के पीछे 10 नई नौकरियां, जो अभी करंट एग्जिस्टिंग सेटअप है इसमें से नई नौकरियां निकलेंगी। अब वो नौकरियां किसको मिलेंगी? या तो वो चाइना के लोगों को मिलेंगी, या तो फिर वो किसी और ममालिक के लोगों को मिलेगी, लेकिन पाकिस्तानी को तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनके पास वो स्किल नहीं है। तो हमने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और उस स्किल को एडॉप्ट करना है, चूँकि अब फ्यूचर इसी का है। मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ लोगों को अवेयर करना, उनको सिखाना, उनको इस्तेमाल करना, या उनको उनके बारे में उनको वही नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे जाए, लेकिन हम लोग उसका भी तो इस्तेमाल सही नहीं करते ना। अब अगर आप देखिए मेरे पास जो ये मोबाइल है इसमें कितने काम सर अंजाम दे सकती हूँ, लेकिन मैं दे ही नहीं रही। मेरा काम है बस वही स्क्रॉल करना, चीज़ों को देखना, नेगेटिव और पॉजिटिव, और हंसना और रोना, उदास होना। तो मैं अपना फ़र्दी तौर पे मैं अपना काम भी नहीं कर रही। हालांकि मैं आपको बताऊं हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये खुदादाद सलाहियतें जो फिर रहे हैं यहाँ पे,
आप अगर सिर्फ शोबिस के ही फील्ड को देख लें, हर कोई नया बंदा आके इतना ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा होता है कि आपको लगता है कि भाई इसे तो कहीं से सीखा होगा, लेकिन वो आम बंदा होता है, आम बंदी होती है। अगर हम देखें इंजीनियरिंग फील्ड में, आप देखें वो अलग फील्ड है, लेकिन बहुत से हमारे आपको एक बात बताऊं कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो इंजीनियर है, बेहतरीन इंजीनियर है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी के, अगर उन्होंने इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल की है। हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो उनको एक्चुअली जो ट्रेनिंग जिस तरह की देनी चाहिए ना वो देते नहीं है, वो देते नहीं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बंदा लेक्चरर जब बनता है, अनफॉर्चुनेटली हम सॉरी बहुत सारे लोगों को अगर दुख भी इसमें लग रहा हो तो, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना उस पर थोड़ी सी बात भी करनी चाहिए, लेकिन हमें कहीं भी डिसर्ट भी नहीं होना और अपने आप को डिमोटिवेट भी नहीं करना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज हमेशा मौजूद हैं। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स नहीं है, बेसिकली ये अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर हम काम कर सकते हैं, इसको अगर प्रॉब्लम को कन्वर्ट करें तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक लेक्चरर जो टॉपर होता है यूनिवर्सिटी का, वो हमारे पास लेक्चर बनता है। अब उस लेक्चरर साहब को प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का पता ही नहीं है कि बेसिकली प्रैक्टिकली काम होता कैसे। जब उसको इस चीज़ का पता नहीं होगा तो जो आगे बच्चा होगा उसको सिखाएगा क्या। अच्छा, हमारे पास जो मैं आपसे भी ये बात पूछती हूँ, हमारे पास जो तालीमी जो मतलब तरीक़ेकार है बहुत पुराना है। पहले एक वक्त था लोग किताबें भी मैं किताबें पढ़ती थी, बच्चे किताबें पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे और अखबार पढ़ते थे, और उसमें आप सब्जेक्ट भी पढ़ सकते थे, याद भी कर सकते थे। लेकिन वही तालीमी सिस्टम नए दौर के साथ, जदीद दौर के साथ जदीद तरीन नहीं हुई है। मतलब आजकल के बच्चों को देखें, वो प्रैक्टिकली ज़्यादा है, वो थ्योरी पे कम जाते हैं, वो प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। आजकल का बच्चा कहता है कि मुझे उर्दू लिखना नहीं आता, और वो फ़ख्र से कह रहा होता है मुझे उर्दू लिखना नहीं आता। इंग्लिश उसको आता नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ स्कूल में जो सिखाया जाता है वही घर में तो उर्दू में बात करता है, तो अपनी कौमी ज़बान भी उसे लिखनी नहीं आती है। और जब हम अपने दौर की बात करें तो हमारे यहाँ बच्चे डिक्टेशन करते थे, लिखते थे, फास्ट होते थे, जितने तेज़ लिखेंगे उतने अच्छे पेपर्स देंगे। ये हमारे टीचरों का मौक़िफ़ होता था कि भाई पहले लिखाई में उंगलियाँ थक जाती थी हमारी। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है कि जदीद दौर के साथ जदीद तालीमी तौर तरीके नहीं हो रहे, वही पुराना सिस्टम चलता हुआ आ रहा है? जदीद दौर के साथ जदीद तालीमी तौर तरीके बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अगर हम पहले और अब के अंदर फ़र्क देखें तो पहले हमारी 3 किताबें होती थी और उसको उस्ताद है ना बड़ी दिलजमी के साथ पढ़ा रहा होता था। आज का उस्ताद भी चोर है, वो तालीम देने की चोरी कर रहा है, मतलब दिल चुरा रहा है बच्चों को इल्म देने से। वो चाहता है कि मैं घर पे बैठा रहूँ, मेरी तनख्वाह आती रहे। तो जब ऐसा माहौल होगा तो बच्चे की रग़बत कैसे किताबों से पड़ेगी। पहले का सबसे बड़ा मसला, पहले का एडवांटेज ये था कि उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान एक बॉन्डिंग हुआ करती थी। आज कहाँ है बॉन्डिंग, बताएं। सच बात है, सच्ची ये बहुत तल्ख हकीकत है। उस्ताद से बच्चा डर जाता है खास। और एक अब उस्ताद जो है ना मोबाइल में भी है, ठीक है। अब 2 किस्म के उस्ताद हैं, एक बुरी तरबियत करता है, एक अच्छी तरबियत भी करता है। तो अगर हम इनकी बात कि अगर बच्चों को ये, जैसे आप भी कह रही हैं कि जी बच्चों को अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल बताया जाए तो इसके बहुत बड़े फ़वायदे हैं। आप इंटरनेशनली कनेक्टेड हैं, आप ग्लोबलाइज्ड हैं, आपको सोचने की जरूरत। अब देखिए वर्चुअल रियलिटी का दौर है, अब तो लोग परेशान हैं कि जी हम बाउंड्रीज ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि पैसा जो चलेगा वो बिटकॉइन या ये सारी चीज़ें क्या थी, ये वो हैं जो कि लोगों को कनेक्ट कर रही हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। और वो जो पैसा जो यूज़ हो रहा है लोगों को पता ही नहीं है कि जी दुनिया अब किस तरफ जा रही है। अब ये लोग, और ये जो मोबाइल है ये बेसिकली अगर आप सोचेंगे ना कुछ भी, थोड़ी देर के बाद वो मोबाइल पे देखेंगी तो वो आपके पास फेसबुक पे, गूगल पे वो आ जाएगा। अच्छा, ये मैं हमेशा दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं सच में इस बात की, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और ये हकीकी बात है कि आप जो सोच रहे होते हैं अचानक वही कोई वीडियो ऐसी उसी टॉपिक में कोई ना कोई चीज़ आपके सामने आ जाती है। अच्छा, हम तालीम की जब बात कर रहे थे तो आप क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि हमें उस्तादों को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि उनका तरीका अच्छा नहीं है? मैंने अक्सर देखा है, मैं अपनी बात पूरी करूं, कि घर में टेंशन होती है तो उस्ताद जो है वो आता है स्कूल में तो बड़ा गुड़ू बस शुरू हो जाता है, और बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह टीचर को कुछ हो जाए, बस स्कूल ना आए या हम लोग स्कूल ना जाए। तो बच्चे वही बात है कि दोस्ती नहीं कर पा रहे अपने उस्तादों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी और हमें सबसे पहले तो ऐसे असातिज़ा की तरबियत करनी पड़ेगी। आप देखें गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल का उस्ताद वो इसलिए उस्ताद बना है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी पढ़ाने के अलावा।
अगरचे वो प्रिपेयर होता और उसके अंदर खुदादार सलाहियत होती, फिर वो चुनता, तो वो फिर एक आपको है ना बेहतरीन इंसान पैदा करके देता है इस माशरे को। लेकिन वो तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो ये हमारा अलमिया है और एक तल्ख हकीकत है जिसकी वजह से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं। अच्छा उस्ताद की आपको अभी आखिरी सेगमेंट बचा है तो हम लोग तालीम पे भी थोड़ी सी बात करें। आपको नहीं लगता कि अगर एक स्कूल या एक इदारा किसी उस्ताद को अप्रोच करे तो उसका जहनी तालीम, उसका जहनी क्या कहते हैं कि एग्जामिनेशन भी करे कि वो जहनी तौर पे वो उस्ताद पढ़ाना जानता है या नहीं जानता है, क्योंकि प्रैक्टिकली और थ्योरिकली तो अलग है, लेकिन हम लोग मेंटली बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं ये भी तो बहुत बेसिक चीज़ है कि मेंटली बच्चे को तरबियत करना। इस पे देखें हमारे पास मैं कहता हूँ 0% काम हो रहा है, इस पे कोई काम नहीं हो रहा, इस पे इवन सोच ही नहीं है कि हमें इस पे काम भी करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे देखें एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जिसमें आप बिजनेस नहीं कर सकते जी, आप इसमें सर्व कर सकते हो। अगर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे टीचर्स को कि बेसिकली एक तो हर बंदा ट्रेनिंग नहीं करा सकता, ये क्लियर है, जो लोग ट्रेनिंग करा सकते हैं उनकी भी ट्रेनिंग होगी। अगर वो ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो कैसे बच्चों को कहेगा कि जी तुम ये बन सकते हो, तुम्हें ये खुसूसियात हैं और तुम्हें ये खामियां हैं, इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा एक छोटी सी बात है कि छोटे से बच्चे को सिर्फ जहनी नशोनुमा की ज़रूरत होती है, उसको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, बिल्कुल। लेकिन हम लोग छोटे से बच्चे को, इतने से बच्चे को साइंटिस्ट बनाने के चक्कर में इतने सारी किताबें, एक तो उन पर बोझ इतना ज़्यादा, स्कूल की टेंशन अलग, मदरसे की अलग, मदरसे की बाजी अलग मारती है, वो मदरसे के उस्ताद जो है वो अलग मारते हैं, घर में आके अम्मा से अलग पिटना पड़ता है क्योंकि वो खेलना चाहता है बच्चा, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहता है, तो हम लोग होने नहीं देते। तो आपको नहीं लगता कि मतलब आप दोनों एक इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह, तो आपको नहीं लगता कि एक असातिज़ा की भी आप इसी तरह जिस तरह आपने कहा सोशल मीडिया के थ्रू या प्रैक्टिकली खुद उनको ट्रेनिंग कर सके? जी बिल्कुल, या वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है? असल में हम तो करना चाहते हैं असातिज़ा की भी तरबियत, लेकिन मसला ये है कि जो खुद पढ़े लिखे होते हैं ना उनको समझ में नहीं आते कोई दूसरे लोग, तो इसलिए ये हुकूमती सतह पर होना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई प्राइवेट इदारा करता है तो फिर है ना उस पर बड़ी तनकीद की जाती है कि इन्हें तो खुद कुछ नहीं पता, ये क्या किसी की। और मैं ये दरख्वास्त करूँगा अपने जो है ना सिंध गवर्नमेंट से और पाकिस्तान की जो एजुकेशनल के हेड हैं उनसे कि ना हमारे यहाँ असातिज़ा के अंदर टेस्ट जब लिया जाए तो उसके अंदर कम से कम उसके अंदर एहसास, ज़मीर, इखलाक को भी है ना इसका भी टेस्ट लिया रखा जाए ताकि वो बच्चों के अंदर एहसास ट्रांसफ़र कर सके। आप सिर्फ जो है ना तालीमी काबिलियत पर लोगों को भर्ती कर लेते हैं, ठीक है, एजुकेशनल किसी हद तक हमें चाहिए होती है, लेकिन माशरे में आपको जीने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इखलाक, किरदार, अदब, एहसास की ज़रूरत होती है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको डिप्लोमा करने की ज़रूरत है, वो मुझे BEd मेरे ख्याल, हाँ BEd मेरे ख्याल से वो डिप्लोमा करने की ज़रूरत है। उसमें ट्रेनिंग होती है, आपकी जहनी ट्रेनिंग होती है कि आप बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं। असल में वो ट्रेनिंग ही इसी चीज़ पे होती है, लेकिन बात वही है कि हम लोगों ने पढ़ाई जो है सिर्फ पढ़ाई के हद तक उसको समझने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात मैं कुछ कह रही थी, मैं भूल गई, लेकिन मैं आपसे अभी क्योंकि मुख्तसर हमारे पास वक्त बचा जा रहा है, तो आप एक मुख्तसर सा मैसेज जो देना चाहें हमारे आपको देखने वालों को। मैं यही जो है ना इस प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाहूँगा कि मीरपुर ख़ास के अंदर अशद ज़रूरत है। 30 लाख की आबादी और वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से वहाँ पर फिल फॉर जो है ना, क्योंकि जब तक हम नौजवानों को तालीम से नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो नशे से जुड़ जाएंगे, स्नैचिंग से जुड़ जाएंगे। खास के बारे में कुछ पूछा भी नहीं, हालांकि मैं यही पूछने वाली थी, मैंने इनसे पूछ लिया कि मैंने आपसे नहीं पूछा। हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त है काफ़ी, आप मुझे बताएं कि मीरपुर ख़ास में क्या माहौल चल रहा है, क्या मसले मसाइल हैं और आप लोग उनको हल करने के लिए मतलब ये हुकूमती सपोर्ट कैसे चाहिए होती है? मीरपुर ख़ास के अंदर मसाइल की तो आपको पता है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान मसाइल की जद में है इस वक्त, तो इसी तरह मीरपुर ख़ास भी है। मीरपुर ख़ास को बेहद नज़रअंदाज किया जा रहा है और इस तरह सफाई का मसला बहुत अहम मसला है, पूरे सिंध का ही मसला है ये। तो आप जहाँ देखें कचरा और ये अभी भी पिछले दिनों मीरपुर ख़ास के एक इलाके के अंदर जो है ना तकरीबन 15 रोज़ लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से एक फ़र्द की हलाकत हुई और
उसको गुस्ल लेने के लिए भी पानी मौजूद नहीं था। तो ये कितना बड़ा जुल्म है। हमारे पास सारी चीज़ें फैसिलिटेड हैं। एक अफसर अगर गवर्नमेंट का है तो उसके घर पे अलग से एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन क्या आवाम की कोई हैसियत नहीं है। हमें दर्द को समझना होगा। हम तरबियत की बात इसीलिए कर रहे हैं ताकि कल को जब वो डीसी बने, कल को जब वो वज़ीर आज़म बने, तो उसके अंदर वही एहसास बाकी हो कि यार जब मैं इंसान हूँ, मुझे एक पंखे की ज़रूरत है, तो जो छोटे छोटे घरों में लोग रह रहे हैं उन्हें भी पंखों की ज़रूरत है, उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। आपके लिए अलग से डैम बन रहा है और किसी के लिए जो है ना वाटर सप्लाई का पानी भी मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। हमें मिलजुल के कौम को तरक्की की तरफ लाना पड़ेगा। इसी तरह जो है ना तालीम के मसाइल बहुत हैं मीरपुर ख़ास के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई रोज़ाना जो है ना 600 लोग जामशोर ट्रैवल करते हैं, आउटबैक करते हैं। 2-4 घंटे दिन में हमारे ज़ाया होते हैं एक तालिब इल्म के, सिर्फ इसलिए कि वो तालीम की जुस्तजू में वहाँ जा रहा है, और फिर उसके 500 रुपये रोज़ उसको घर से चाहिए होते हैं हर सूरत में, क्योंकि उसने किराया देना होता है और फिर जो है ना अपने मामलात देखने होते हैं। कितना बड़ा जुल्म है। अगर यही हमारे शहर के अंदर ये फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि हम तालीम जारी रखें, आला तालीम हासिल कर सकें, तो हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ की थकावट से आज़ाद होकर हम मुकम्मल तौर पर अपने जो है ना दिमाग को पढ़ाई पर फोकस करेंगे और हम एक काबिल फ़र्द बन के मुआशरे की और मिलत की जो है ना तरक्की का सबब बन सकते हैं। इसी तरह सेहत के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। थोड़ा भी कोई मसला हो जाता है मीरपुर ख़ास के अंदर सेहत के हवाले से क्रिटिकल, तो फ़ौरन हैदराबाद रेफ़र कर दिया जाता है। अब देखें हैदराबाद, आप देखें एक बेसिक शहर है, 30 लाख आबादी रखने वाला शहर है, और वो इन फैसिलिटीज़ से ना महरूम है। ये कहाँ की इंसानियत है। और फिर जो है ना आप फौरी हैदराबाद ले जाएं, बंदा रास्ते में डेथ कर जाता है। हैदराबाद के अंदर इतना जो है ना दबाव डाला, दादू से भी वहाँ, लाड़काना से भी वहाँ, हर डिस्ट्रिक्ट को एक बेहतरीन जो है ना फैसिलिटेड हॉस्पिटल देना चाहिए जहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़ हो, ताकि किसी को दूसरे जो है ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने ही नहीं पड़े। जब हर डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा तो जो है ना मरीज़ की भी तज़लील नहीं होगी और बासानी हमें ना सेहत की सहूलियात मैसर होंगी। ये सारी चीज़ें हमारा अहम मसला है और ये बुनियादी ज़रूरियात में से, और हर मुल्क की, हर ममालिक की बुनियादी ज़रूरत ही सेहत और तालीम है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में दोनों के जो है ना एक नज़रअंदाज किया जाता है। एक तो सेहत को आप देखिए, सिर्फ मीरपुर ख़ास का क्या नाम है, हमारे कराची में भी 4 दिन 5 दिन अगर बारिश हुई थी तो मैंने आपको हालात बताए थे कि रोड ब्लॉक्स हो चुके हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, पता नहीं कितनों को आया भी होगा, तो वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता क्योंकि आपके रोड ब्लॉक हैं। और ये हालात मैंने नहीं देखे पाकिस्तान में। मैंने कराची में ये हालात नहीं देखे जो आजकल मैं देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आगे नहीं, हम लोग बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग देहाती बन जाए। सिर्फ अच्छा, वहाँ पे मसला क्या होता है, अगर हम इंटीरियर चले जाए, देहात चले जाए, तो उनके 2 मसले हैं, खाना और सोना। उनको सेहत से इससे बस वो मजदूरी करके खाते हैं फिर सो जाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा देहात में चले जाएं जहाँ पे बिजली भी नहीं है, पानी खुद बहुत मेहनत से, मतलब वही पुराना दौर चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी हमें। लेकिन क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं, हम पढ़े लिखे यहाँ पे पढ़ते भी हैं, तो एक फ्यूचर भी चाहिए, तो हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि हमें वही देहाती ज़िंदगी मिल रही है। आप अगर कोई मुख्तसर मैसेज देना चाहें सर। जी, मेरा नौजवानों के लिए अहम पैगाम ये है कि देखें कंसिस्टेंसी जो है ना वो कामयाबी है। जी बिल्कुल। अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। और नौजवानों को इस मुल्क का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन नौजवानों ने सॉल्व करना है। तो नौजवानों ने बाहिम्मत होके, मुझे पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद भी वही है। तो इन्हीं नौजवानों ने मिल के आपस में कनेक्ट होके काम करें, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें पॉजिटिव वे में, और उससे बहुत सारे पैसे वो कमा सकते हैं। इसलिए वो जो टेक्निकल एजुकेशन है वो हासिल करें, बिल्कुल। और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी हासिल करें। और जो ये स्पेशली जो ख़वातीन हैं हमारी, जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती जी, उनको IT की ट्रेनिंग्स आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर दोनों, अब ये दौर ऐसा है कि अगर दोनों कमा रहे होंगे, देखिए अगर मेरे चेहरे का एक हिस्सा ख़राब होगा और एक हिस्सा अच्छा होगा तो पूरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों स्टेबल हों, दोनों एजुकेटेड हों और दोनों कमा रहे हों, ताकि इनके बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ड्यू फैसिलिटीज़ जो उनके राइट्स हैं, तो वो तब मिलेंगे जब उनके पास
अच्छे पैसे होंगे, वो अच्छी एजुकेशन तब मिलेगी जब उनके पास अच्छे पैसे होंगे। जी। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि एक तो कारोबार की तरफ आएँ, आईटी की ट्रेनिंग हासिल करें और दुनिया के साथ जुड़ जाएं। और ख़ासकर अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि एजुकेशन का मसला है, ख़वातीन को घरों में अगर एजुकेट नहीं किया जा रहा या कोई मतलब मसले मसाइल इतने हैं तो हम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग किसी भी चीज़ पे हुनर हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात वहीं आती है कि मर्द और औरत आजकल दोनों का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक फ़र्द से घर नहीं चलता, ये मैं अक्सर अपने घर की ख़वातीनों को भी कहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सारे ख़वातीन काम कर रहे हैं, लेकिन एक फ़र्द से घर नहीं चलता। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि हम गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 2 पता नहीं कौन है लेकिन 2 हम मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी मिल के काम करें तो अच्छा एक अच्छी फैमिली सिस्टम चल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप आएँ और बहुत अच्छा एक प्रोग्राम गया, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम गया आप दोनों की वजह से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गोली चारुका अमशी मम्मे मरागिश वाद बिता हलास उम्मीद करना कि शुमारा मरागिश दूस पिता और बाज़ इंफॉर्मेटिव मरागिश वती ख़ास कर चुके वाजह को बिल्कुल तालीम और तरबियत ज़रूरी, तरबियत बात ज़रूरी चुका नहीं तो ख़ासकर वती चुकर फ़न अल्लामा पे सकता है, मतलब यक ट्रेनिंग यक हुनरी अल्लामा में चुके दस्तावेज़ ताकि दीम रवि वास्ता ये बा आसानी सी का कुमक भी अमशी मरब जमा हलक वालों चरवे देता इजाज़त वती ख्याल मार पे ख्याल अल्लामा मारी नेम गंचनी अल्लाह में